व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को प्रीवियस पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये नॉवेल अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हारून और वो एक दरख्त के साथ बंद कर वहाँ से निकल गए थे। उसे मैं और नहीं भाग सकती, मुझे कहीं से खाना ला दो वरना मैं एक कदम नहीं चलूँगी, जिले ने कमर पर हाथ अटकाते हुए हाँफते हुए कहा था। हारून ने उसे संजीदगी से घूरा था। डॉक्टर जुलेखा, यहाँ आपको कोई रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है? हारून ने काफ़ी संजीदगी से उससे पूछा था। नहीं तो, जिले ने नाक चढ़ाते हुए इधर उधर देखते हुए कहा था। तो फिर मैं डॉक्टर साहिबा को खाना कहाँ से ला कर दूँ? हारून ने आईब्रो चुकाते हुए उससे पूछा था। जिले ने उसे घूरा। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अब तो शाम हो गई है, भूख से मेरे पेट में आग लगी हुई है, जिले ने मुंह बनाते हुए रुहासा लहजे में कहा था। हारून का दिल नरम पड़ा। आप मुझे खाकर अपने पेट की प्यास बुझा सकती हैं, आई डोंट माइंड। हारून ने उसके करीब आते हुए काफ़ी संजीदगी से कहा था। बड़ा गोश्त मुझे पसंद नहीं है, जिले ने उसे देखते हुए नाक चढ़ाकर कहा था। हारून ने चेहरे पर तासुब वाले तासुरात आए थे। जिले, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना वो लोग हम तक पहुँच सकते हैं आसानी से। अगर आपकी यही स्पीड रही तो, हारून ने इर्द गिर्द देखते हुए तंजिया कहा था। मुझसे नहीं भागा जाएगा, जिले ने खुश्क लहजे को गले को तर करते हुए मुंह बनाकर बोला था। हारून ने एक दो पल उसे देखा, फिर वो उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। जिले ने हैरत से उसे देखा, जो संजीदगी से सामने की तरफ देखते तेज कदमों से चलता जा रहा था। उसके मूंछें ना हो तो इतना बुरा नहीं है ये, जिले ने उसे देखते हुए दिल में सोचा था। हारून ने पीछे चौंक कर देखा, जहाँ से कदमों के दौड़ने की आवाज़ें करीब आ रही थी। हारून ने उसे परेशानी से देखकर पीछे की तरफ देखा। जिले, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अभी यही लफ्ज़ उसके मुंह में ही थे जब वो बिल्कुल उनके करीब पहुँच चुके थे। हिलना मत वरना जान से जाओगे, राजा ने पिस्टल का रुख हारून की तरफ करते हुए गुस्से से कहा था। जिले, तुमने यहाँ से भागना है, हारून ने उसे खड़ा करते हुए धीमी आवाज़ में कहा था। मैं हरगिज़ तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊँगी, समझे तुम? जिले ने संजीदगी से बालों को पीछे करते हुए कहा था। लड़की को हमारे हवाले कर दे और तू यहाँ से फूट जा, वरना जान से हाथ धोने पड़ेंगे तुझे, एक और आदमी ने उसे धमकी दी थी। हारून ने मुठ्ठियाँ भींची। आओ और ले जाओ इसे, अगर हिम्मत है तो, हारून ने उन्हें देखते हुए दांत पर दांत जमाते हुए सर्द लहजे में कहा था। क्या कह रही हो शाइस्ता तुम? दादी ने चाय का कप नीचे रखते हुए अपनी बेटी से हैरत से पूछा था। अम्मा, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ और मुझे फैसला इकरार में ही चाहिए, शाइस्ता ने नवीन को देखते हुए अम्मा से कहा था। अम्मा, शाइस्ता ने ठीक फैसला किया है, ज़रवा बहुत प्यारी है और धीमे मिजाज की बच्ची है। नवीन को ये फैसला बहुत भाया था, इसीलिए शाइस्ता की बात पर वो दिल से तायद की थी उसने। एतराज़ तो कोई नहीं मुझे, और यकीनन जुल्फ़िकार को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, दादी ने सर हिलाते हुए कहा था। लेकिन अम्मा, अगर नादिया ने कोई एतराज़ किया तो, शाइस्ता ने परेशानी से पूछा था। अरे, उसकी क्या मजाल है हमारी बेटी के मामले में बोलने की, वो भी कोई रिश्ता तलाश कर ही रही है ज़रवा के लिए। मिली थी एक दिन हॉस्पिटल में, जिस दिन मैं चेकअप करवाने गई थी, ज़रवा के रिश्ते के लिए कह रही थी वो। मैंने कह दिया ज़रवा की कोई टेंशन ना ले, हमारी बच्ची है, ढूंढ लेंगे हम, दादी ने शाइस्ता को काफ़ी तफसील से बताया था, जिस पर शाइस्ता के चेहरे पर इत्मीनान झलका था। उन्हें अपने बेटे के लिए कोई मासूम सी लड़की ही चाहिए थी, और ज़रवा से फिर कौन होगी मासूम सी और सीधी सादी सी? शाइस्ता अब इत्मीनान से चाय पीती नवीन से इधर उधर की बातें कर रही थी। हारून ने इस आदमी का हाथ रास्ते में ही रोका था। मेरी बीवी की तरफ देख कर तो देख, हाथ लगाना तो दूर की बात है, हारून ने कहते ही ज़ोर से उसका हाथ मरोड़ कर तोड़ दिया था, जिससे उसकी चीख पूरे वीराने में गूंजी थी। जिले ने हैरत से डॉक्टर के गुस्सैले तासुरात को देखा था। अब सब उस पर आ चुके थे। हारून बहुत तेज से लड़ता कहीं से भी डॉक्टर नहीं लग रहा था, बल्कि कोई माहिर फाइटर ही लगा था वो जिले को इस वक्त। जिले ने सामने पड़ा मोटा डंडा उठाया और एक आदमी के सर पर मारा, जो हारून के गर्दन जकड़े खड़ा था। आह, वो आदमी दर्द से बिलबिलाते हुए पीछे हुआ था। उन्हें मारने का हुक्म नहीं मिला था, वरना वो लोग गोली से काम लेते, वरना यूँ मार न खा रहे होते। जिले अब डंडा पकड़े गुस्से से बाकियों की तरफ बढ़ी थी। दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे थे इन आदमियों से। जिले, भागो यहाँ से, हारून उसे कहता उसकी कलाई पकड़कर भागा था। वो तेज़ी से वहाँ से भागते अंधेरे में कहीं गुम हो चुके थे। हारून ने पिस्टल जाते वक्त उठा लिया था। राजा ने सारी बात चौधरी मुनीब को बताई, जिसने गुस्से से सारे शराब की बोतलें नीचे गिरा दी थी हाथ मारकर। राजा, मार दो इस लौंडे को, और लड़की अब मेरी है, सिर्फ मेरी, वो भी सारी ज़िंदगी के लिए, मुनीब ने होठ भींच कर उसे बावर करवाया था। जी चौधरी साहब, राजा ने जल्दी से कांपते हुए हाथ हाँ की थी। इतनी शिद्दत उनने पहले चौधरी मुनीब के लहजे में कब महसूस की थी, इसीलिए घबराना तो बनता था उनका। चौधरी जी, वो लड़का बड़ा सख्त लड़ता है, राजा ने हकलाते हुए जल्दी से कहा था।
मुंह बंद रखो अपना नकारा इंसान, मार दो उसे और लड़की ले आओ। चौधरी ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे हुक्म देकर फ़ौरन बंद करवा दिया। पूरी क्लास में वो ज़रवा को जिज करता रहा था अपनी निगाहों और हरकतों से, जिस पर ज़रवा सिर्फ सब्र के घूंट ही भर रही थी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, अजमान ने उसे पार्किंग की तरफ बढ़ते देखकर आंखों पर ग्लासेस लगाते हुए मगरूर लहजे में कहा था। मेरी गाड़ी ठीक हो चुकी है, तो मैं खुद जा सकती हूँ। उसने कीज से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए संजीदगी से कहा था। मिस ज़रवा, आप मेरे ही साथ यूनी में आया करेंगी और जाया करेंगी, इट्स डन। उसने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा था, जो ज़रवा को आग लगा गया था। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ, मेरा अभी हाथ पांव सलामत है, गाड़ी चला सकती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते भी सारे आते हैं मुझे, ज़रवा ने गुस्से से कहा था, जिस पर अजमार ने उसके हाथ से चाबी छीनी थी, जिस पर ज़रवा ने उसकी तरफ पलटकर गुस्से से उसे घूरा था। क्या मसला है आपके साथ, ज़रवा ने होठ भींचते हुए उससे तीखे लबो लहजे में पूछा था। मसला आपके साथ है, मेरे साथ तो नहीं, उसने कीज़ ऊपर की तरफ उछालते हुए लापरवाही से कहा था। क्या मतलब, ज़रवा ने जिद छोड़ते हुए उसे पूछा था। मतलब आपको कुछ समझना होगा, अब आप देर मत करें और मेरे साथ आएँ अगर टाइम पर घर पहुंचना है तो। अजमार ने कीज़ को हाथ में घुमाते हुए पास ही खड़ी अपनी स्पोर्ट्स बाइक की तरफ बढ़ा था। इंतहाई बदतमीज़ है ये तो, ज़रवा ने दिल ही दिल में दांत पीसते हुए कहा और फिर गहरा सांस लेती हुई उसके पीछे बैठी। इस दफ़ा हाथ उसके कंधे पर रख दिया, जिस पर उसकी ग्रीन आंखों में चमक बढ़ी थी, महज इसके छूने पर ही। आप कब स्टार्ट करेंगे, इससे मुझे देर हो रही है, ज़रवा ने तीखे लहजे में उसकी पुश्त को देखते हुए जताया था। अजमार हल्का सा पीछे मुड़ा, अब ज़रवा उसके चेहरे के 1 इंच की दूरी पर थी। ज़रवा ने ठिठक कर उसे देखा, जिसकी आंखें पल में कई रंग बदलती थीं। ज़रवा का दिल ज़ोरों से धड़का था, जिस पर घबरा कर रह गई थी। मिसेस ज़रवा, वो उसकी गंभीर आवाज़ पर उसकी तरफ मतवज्जह हुई थी। आप कुछ भूल रही हैं शायद। ओह, अजमार ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए गंभीर आवाज़ में कहा था। ज़रवा ने उसकी नज़रों से बचने के लिए जल्दी से अपने हाथ उसके गिर्द रखे थे। अजमार हल्की सी मुस्कुराहट से सीधा हुआ और बाइक को फुल स्पीड में छोड़ा था। ज़रवा की नज़रें अब धुंधला गई थी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कितनी बेबस हूं मैं। ज़रवा ने आंसू अंदर ही कहीं उतारे हुए अफसरदगी से सोचा था। ज़रवा की नज़रें हमेशा की तरह उसके हल्के ब्राउन बालों पर ही थीं, जो धूप में खूब चमकते थे। इधर उधर उड़ते वो ज़रवा को भी अपने साथ बांध रहे थे। हारून, वो देखो, ज़िले ने उसकी तवज्जो दूर गांव की तरफ दिलाई, जहां से बल्ब वगैरह जलते हुए नजर आ रहे थे। हारून ने सर हिलाया और ज़िले का हाथ पकड़ता हुआ गांव की तरफ भागा था। ज़िले, आई नो, वो हमें सबसे पहले इसी गांव में ही तलाश करेंगे, हारून ने रुकते हुए संजीदगी से कहा था। तो फिर अब, ज़िले ने मुंह बनाते हुए पूछा था। ज़िले, वो सामने हवेली को देख रही हो, हारून ने दूर खड़ी सुर्ख हवेली की तरफ इशारा किया था, जो बहुत शान और शौकत से खड़ी थी। तो क्या यहाँ जाना चाहिए हमें, ज़िले ने होठ पर उंगली बजाते हुए उससे पूछा था, जिसने सर हिलाकर तायद की थी अपनी बात की। चलो यहाँ से, इसी हवेली में ही रात रहेंगे, हम सुबह चले जाएंगे। मैं फ़ोन भी कमरे में ही छोड़ आया था, वरना इन्हें कॉल ही कर देता, सारी टीम परेशान होगी, हारून आगे बढ़ते हुए संजीदगी से कह गया। ज़िले ने उसकी वाइट मैली शर्ट को देखा था, वो एक हाथ में उसकी कलाई पर खड़े तेज़ कदमों से चलता अच्छा लगा था उसे। उफ, इसकी मूछें, ज़िले की जब नज़र उसकी मूछें पर पड़ी तो वो झुंझलाकर रह गई। पीछे हट जाओ सब, एक आदमी गाड़ी से निकलते हुआ तेज़ आवाज़ में बोला और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, जहाँ से एक दरमियानी उम्र का बुजुर्ग आदमी निकला था। 1 मिनट बुजुर्ग साहब, हारून की ऊंची आवाज़ पर वो वाइट कपड़ों और सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान रुका था। वो देखने में ही कोई रोबदार और सोबर सा लगता था। हारून और ज़िले जल्दी से उनके पास आए। बच्चों, कोई मसला है तुम लोगों के साथ, दाढ़ी वाले आदमी ने उनके परेशान चेहरे देखकर संजीदगी से पूछा था। जी, असल में, हारून ने उन्हें सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने अफसोस से सर हिलाया था। आओ मेरे साथ, वो कहते हुए आगे बढ़े थे। पीछे ज़िले और हारून भी पड़े और उनके कुछ आदमी भी। ज़रवा ने खामोशी से जुल्फ़िकार साहब को देखा, जो स्टडी रूम में खड़े हारून से बात कर रहे थे। थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो, ज़िले का ख्याल रखना। हारून, तुम जानते हो थोड़ी नाजुक मिजाज है वो, मैं निकल ही रहा था गांव के लिए, तुम दोनों सुबह होते ही वापस टीम के पास पहुंचो, वो सब भी बहुत परेशान है सुबह से। मैं कॉल करता हूँ उन्हें कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, जुल्फ़िकार साहब ने कहकर फ़ोन बंद किया था और सीनियर डॉक्टर के नंबर पर कॉल की। वो अब उनसे बात कर रहे थे। ज़रवा जो उनसे बात करने आई थी, लेकिन उनके पास तो हमेशा ही अपनी इस बेटी के लिए टाइम ही नहीं होता था। ज़रवा ने हल्की सी मुस्कान से सोचा और अपनी जगह से खड़ी हुई। डैड, मैं चलती हूँ, देर हो रही है, ज़रवा ने उन्हें मुखातिब किया, जो कॉल की दूसरी तरफ किसी को हिदायत दे रहे थे। 1 मिनट असद, बच्चे, अभी तो आप आई हो, रात का खाना खाकर जाना, जुल्फ़िकार साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। ज़रवा मुस्कुराई थी। नहीं, मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ खास भूख नहीं है, आप ही जब आएंगी तो फिर आऊँगी, ज़रवा संजीदगी से कहती हुई स्टडी रूम से निकल गई थी। पीछे वो दोबारा कॉल की तरफ मुतवज्जह हुए थे। ज़रवा ने बेदर्दी से आंसू साफ किए थे।
इस घर में और उस घर में किसी को मैं नज़र नहीं आती, ज़रवा ने अज़िया से सोचा था। फिर चादर को सर पर दुरुस्त करती हुई नीचे आ गई, जहाँ सब बैठे शाम की चाय पी रहे थे। दादी और चच्ची इजाज़त दें, मैं चलती हूँ अब। ज़रवा ने उनको मुस्कुराते हुए इजाज़त ली थी। अर्शुमान जाओ, बहन को छोड़ाओ। अर्शुमान जो टीवी देख रहा था, दादी के कहने पर बदमज़ा हुआ था। वो अम्मा, वो अभी ही तो एकेडमी से आया है, थक चुका है वो। एकेडमी भी तो काफ़ी दूर है ना, इरम ने अर्शुमान की फ्रेश जूस देते हुए सपाट से अंदाज में कहा। दादी ने शर्मिंदगी से ज़रवा को देखा, जो उन्हें देखकर मुस्कुराई थी। दादी, आंटी ठीक कह रही हैं, अर्शुमान वाकई ही थक गया होगा, मैं चली जाती हूँ, डोंट वरी। ज़रवा ने मसनूई सी मुस्कान से दादी से कहा था और नवीन के गले लगती हुई तेज़ कदमों से बाहर चली गई। पीछे दादी तासुफ से इरम को देखती रह गई थी, जो फिर से किचन में चली गई थी। नवीन ने उन्हें आंखों से तसल्ली दी कि वो समझदार बच्ची है, चली जाएगी। हारून और वो सोफे पर बैठे थे, सामने चाय के कप धरे हुए थे जो वो पी चुके थे। बस बेटा, ज़माना बहुत ख़राब है, सोच समझ कर चलना चाहिए, इंसान को हर कदम पर एहतियात करनी चाहिए। चौधरी रहमत ने उनकी बात सुनकर कहा था, आप दोनों आराम करना चाहेंगे? अब रहमत साहब ने दोनों से पूछा था। नहीं अंकल, हम पहले खाना चाहेंगे, ज़िले ने बेसाक पर कहा था, जिस पर हारून शर्मिंदा सा हो गया था। ज़िले ने मुस्कुराते हुए उनके लहजे उनसे कहा था, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुराए थे। सॉरी बच्चे, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मैं अभी लगवाता हूँ। ज़ैनब बच्चे, उन्होंने कहकर ज़ैनब को आवाज़ लगाई, जो उनके सबसे छोटे बेटे की बेटी थी। जी दादू, एक खुश शक्ल सी लड़की भागती हुई आई थी उनकी पुकार पर। बच्चे, मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त करो, रहमत साहब ने अपनी पोती से हल्की सी मुस्कान से कहा था। जी दादू, मैं लगवा रही थी, आ जाएं आप लोग, खाना रेडी है। ज़िले झट से उठी थी, जबकि हारून एक बार से फिर से शर्मिंदा हो गया था अपनी बीवी की इजलत पर। आएँ आप भी, ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए हारून को मुखातिब किया था। हारून सर हिलाता हुआ रहमत साहब से इजाज़त लेता उनके पीछे गया। ज़िले खाने पर टूट चुकी थी, वो किसी को भी देखे बगैर खाने से भरपूर इंसाफ करती हारून को चका गई थी। उफ, ये लड़की, हारून ने चावल खाते हुए तासुब से सोचा था। अजमार उसे देखकर चौंका, जो देख तो सामने ही रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उससे उसका सर दीवार पर लग सकता था और ऊपर बालकनी में खड़ा था। वो नीचे की तरफ दौड़ा था। तुम इस तरह कहाँ जा रहे हो? जानिश ने उसे भागते देखकर हैरानी से पूछा था। कहीं नहीं, उसने बिना रुके इसे जवाब दिया और बाहर की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ा था। ज़रवा होठ बीच से चली जा रही थी, जब अजमार ने सरस से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तुम पागल हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अजमार ने उसे झंझोड़ते हुए दर्शगी से पूछा था, लेकिन फिर वो चौंका था उसके सुर्ख नम आंखें देखकर। ज़रवा, क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ मुझे। अजमार ने उसे कंधों से पकड़ते हुए सर्द लहजे में पूछा था। कुछ नहीं हुआ मुझे, ज़रवा ने शू शू करते हुए कहा था। तुम मुझे घर छोड़ दो, ज़रवा ने उसे देखते हुए अफसरदगी से कहा। अजमार ने आंखें सुकेड़कर उसका जर्द चेहरा देखा था। आज यहीं रुक जाओ। अजमार के लहजे में इस बार बहुत नरमी थी। ज़रवा ने नाम में सर हिलाया। मैं घर ही जाऊंगी, उसने स्विमिंग पूल के शफाफ पानी को देखते हुए कतार से कहा था। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? अजमार ने सीने पर हाथ बांधते हुए भवें उचकाते हुए उससे पूछा था। क्या? ज़रवा ने सदमे से उसे देखा। अजमार की आंखें मुस्कुराई थी उसके शौक वाले रिएक्शन पर। मैं ज़िद्दी हूँ? ज़रवा ने अपनी तरफ उंगली करते हुए सदमे से पूछा था। अजमार ने नाक चढ़ाकर हामिज लापरवाही से सर हिलाया। तुम खुद ज़िद्दी हो, किसी को कहने से पहले खुद को देख लिया करो, अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन ज़िद्दी है। ज़रवा ने नाक के नथने फुलाते हुए गुस्से से कहा। उसे तो गुस्सा ही आ गया था अजमार का उसे ज़िद्दी कहना। अजमार उसका गुस्से वाला रूप देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट ज़रवा ने तो नहीं, हाँ अलबत्ता जानिश ने ज़रूर देखी थी। वो समझ गई थी कि उसके इनकार की वजह। कैसे ना समझती, ऐसा रूप किसी ने कब देखा था अजमार का? जानिश ने होठ भींच कर आंसू रोके थे। वो तो शुरू से ही उसे चाहती आई थी। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ बेड शेयर नहीं करूँगी, ज़िले ने सीने पर हाथ बांधकर अकड़ के कहा था। एज़ यू विश मिसेस ज़ुलेखा, आप नीचे सो सकती हैं, मुझे भला क्या एतराज़ होगा इस पर? हारून ने कंधे झुकाते हुए लापरवाही से कहा, जिस पर ज़िले ने हैरत से उसे देखा। तुम खुद नीचे सो जाओ, मैं तो बेड पर सोऊंगी, मुझे नहीं नीचे सोना। कोई छिपकली आ गई तो? ज़िले ने पहले गुस्से से कहा, फिर छिपकली का नाम लेते हुए आवाज़ खुद ब खुद ही धीमी हो गई थी उसकी। सॉरी ज़ुलेखा जी, मैं तो हरगिज़ नीचे नहीं सो सकता। अगर सोना है तो बेड पर सो सकती हो, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे तो मत रखना। हारून ने तकिया बाहों में लेते हुए दो टूक लहजे में अपनाया, जिस पर ज़िले मुंह बनाती हुई रह गई थी। मैं नीचे ही सोऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं सोऊंगी, ज़िले ने तकिया उसके बाहों से खींचते हुए गुस्से से कहा था, जिस पर हारून ने मुस्कुराकर उसे चिढ़ाया था। ज़िले ने तकिया नीचे पटका और लेटी। चौधरी रहमत बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़िले ने कुछ देर उस बाद उससे कहा था। हारून ने सिर्फ इतना ही कहा था, जिस पर ज़िले ने होठ लटकाकर उसे घूरा था। ज़िले, मैंने कुछ देर बाद एक छिपकली के बच्चे को बेड के नीचे जाता देखा था। हारून का इतना ही कहना था कि ज़िले झट से उठती, दूसरे ही पल बेड पर थी। तुम सच कह रहे हो?
जिले ने डरी हुई आवाज़ में उससे पूछा था। बिल्कुल सच, पहले कितने झूठ बोले हैं मैंने तुमसे जो अब झूठ बोलूँगा। जिले जल्दी से उसके पास लेटी थी, जिस पर हारून ने होठ भींचकर अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। तुम्हें सुबह छोड़ आऊँगा मैं, आई प्रॉमिस यू। और अजमार कभी अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ता, याद रखना ये। अजमार ने खुद को देखती ज़रवा से कहा था। वो उसे देखे जा रही थी। अजमार हल्का सा मुस्कुराया था उसकी महवियत पर। मिसेस ज़रवा अंदर चलें, बाहर ठंड है, पहले ही इतनी कमज़ोर हैं आप, और अगर ठंड लग गई तो बुखार हो जाएगा आपको, इसीलिए अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात माने और अंदर चलें। आए शाबाश। ज़रवा ने ना में सर हिलाया और ना हाँ में, बस टिकटिकी बांधे उसे देखती रही थी। अजमार ने भी संजीदगी से अब उसे गौर से देखा था कि क्या मसला है उसके साथ जो ये सुबह से स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तुम्हें अगर कोई भी मसला हो या परेशानी हो मुझसे कहना, सब सॉल्व कर लूँगा मैं। अजमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लाते हुए मजबूत लहजे में कहा था। ज़रवा की चींची नहीं टूटी थी, बल्कि आंखें धुंधलाई जा रही थी उसकी बार बार। हारून उठो, मुझे ऐसे लगता है जैसे बाहर कोई है, वो कहीं हलीमा के आदमी ना आ गए हों। जिले ने बाहर से कदमों की आवाज़ सुनकर हारून को हिलाते हुए कहा था। जिले, खुदा का वास्ता है मुझे सोने दो, कभी तुम्हें गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं तो कभी चमगादड़ की, और अब कदमों की आवाज़ें भी तुम्हें ही क्यों सुनाई देती हैं? डियर डॉक्टर साहिबा, आखिर आप खुद भी सोएंगी और मुझे भी सोने देंगी? हारून ने अब की दफ़ा गुस्से से भनभनाते हुए उसे डांटा, जो कब से उसे ऐसे ही डिस्टर्ब की जा रही थी। मेरी बला से जहन्नम में जाओ तुम। अगर उसे हलीमा के आदमी तुम्हें उठाकर ले गए तो मुझसे मत कहना, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अपना बंदोबस्त कर लिया है। जिले ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा था। हारून ने हैरत से उसे देखा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो मुझे नहीं तुम्हें उठाना चाहती है। और दूसरी बात, कौन सा बंदोबस्त कर लिया है मैडम ने? बेड से तो एक पाँव नीचे नहीं उतारा। आपने बंदोबस्त कब किया था? आपने बताएंगी मुझे ज़रा? हारून ने कोहनी के बल उठते हुए खासे तंजिया लहजे में उससे पूछा था, जो नाक मुंह चढ़ाए उसे ही देख रही थी। मैं कब से इस गांव से निकलने का आइडिया सोच रही थी, तुम्हारी तरह सो नहीं रही थी। और जहां तक मुझे उठाने की बात है तो वो उठाकर तो देखे, नस्लें याद करेंगी, नस्लें याद करवा दूंगी। इस कमबख्त औरत को हल्का ले रही है मुझे वो। जिले ने गुस्से से बाल पीछे करते हुए नाक से कुड़कर कहा था, जिस पर हारून ने गहरी सांस लेते हुए ताज्जुब से उसे देखा था। आप सोच लीजिए यहाँ से निकलने का तरीका, लेकिन मुझे सोने दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ मासूम पर। हारून कहते हुए लेटा और कंबल मुंह पर ले आया था। वो ना कल रात सो सका था और ना आज। जिले उसे सोने दे रही थी। उसकी नींद की तो वो शुरू से ही दुश्मन थी। हारून ने दांत पीसते हुए सोचा था, जबकि जिले कमल में गुम हुए हारून को गुस्से से देखती तो कभी दीवार पर भी देख लेती थी कि कहीं कोई छिपकली ही ना उस पर गिर जाए। बस यही डर उसे अब उस बेचारी को सोने नहीं दे रहा था। तुम गई नहीं? जानिश ने चाय बनाती ज़रवा से मसनूई मुस्कान से पूछा था। नहीं, वो रात ज़्यादा हो गई थी इसीलिए नहीं गई। तुम्हारे लिए भी निकालूं चाय? ज़रवा ने हल्की सी मुस्कान से उसे जवाब देते हुए आखिर में चाय की ऑफ़र दी थी, जिस पर जैनी ने गुस्से भरी नज़रों से उसके पुश्त को देखा। नहीं, मुझे इस टाइम चाय पीने पसंद नहीं है। वैसे भी चाय से मुँह पर बहुत से पिंपल्स आ जाते हैं। तुम भी कम पिया करो। देखो ना, अब एक तो तुम पहले से ही इतनी सनोली हो और ऊपर से चाय पी पी कर तुमने तो चेहरे पर पिंपल निकलवा लिए हैं। जैनी ने मुँह बनाते हुए उससे मुस्कुराकर कहा, जिस पर ज़रवा की हल्की सी मुस्कान में ढले होठ सुकड़े थे। ज़रवा ने पलट कर उसके साफ और खूबसूरत चेहरे को देखा था। ठीक कह रही हो तुम, अब से कम ही पिया करूँगी मैं भी। ज़रवा ने मसनूई मुस्कान से सर हिलाकर कहा था। हाँ, अब से ना कुछ ज़्यादा ख्याल रखना अपनी स्किन का। कुछ दिन बाद ही तो निकाह का फंक्शन है, इस पर तुम ये पिंपल्स वाला चेहरा लेकर आओगी तो अच्छा थोड़ी ही लगेगा। जैनी ने एक अदा से अपने डार्क ब्राउन बाल पीछे करते हुए कहा था। ज़रवा चौकी, किसके निकाह का फंक्शन होने जा रहा है? ज़रवा ने जर्द चेहरे से उसके हैरत से पूछा था। अरे यार, मेरे और अजमार का निकाह है, आज से 15 दिन बाद ही तो है। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। अच्छे से तैयार होकर आना। तुम जानती हो मैं अजमार को शुरू से ही बहुत चाहती आई हूँ, बचपन से। वो बस मेरा ही है और इंशाअल्लाह मेरा ही रहेगा। जैनी सपाट से तासुरात से उस अच्छे से बावर करवाती हुई किचन से चली गई थी। पीछे वो साकसी पोजीशन में खड़ी हर चीज़ से गाफिल हो गई थी। उसके इर्द गिर्द सिर्फ यही बाज़गश्त हो रही थी। आज से 15 दिन बाद हमारा निकाह है। मैं उसे बचपन से ही चाहती आई हूँ। जैनी के कहे अल्फाज उसके इर्द गिर्द चकरा रहे थे जब वो सर थामती लहरा कर नीचे गिरी थी। ज़रवा, अजमार भागता हुआ उस तक आया था। अगर वो गिरती हुई ज़रवा को देख चुका था खिड़की से। वो भागता हुआ उसके करीब आया था, जो होश व खरोश से बेगाना हो चुकी थी। ब्लैक शीशों वाली चादर सिर से सरक गई थी। ज़रवा, क्या हुआ है तुम्हें? ज़रवा, होश में आओ।
अजमार ने उसे अपनी गोद में लेते हुए चिल्लाकर कहा था। उसकी आवाज़ पर दादी, नवीन और मुबीन भी किचन में भागती हुई आई थी। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? दादी ने बौखलाते हुए उससे पूछा था, जो अजलत में उसे अपनी गोद में उठाता बिना किसी को कुछ कहे जल्दी से उसे जुल्फ़िकार साहब के कमरे में लेकर गया था। पीछे वो दोनों भी गई थी। मुबीन ने हैरत से अपने बेटे की पुश्त को देखा था। वो तो कभी ऐसा रिएक्शन नहीं देता था, फिर आज कैसे उस लड़की के बेहोश होने पर इतना परेशान हुआ था वो। मुबीन ने हैरत से सोचा, लेकिन कोई सर पर उन्हें नहीं मिला था, तो वो भी उनके पीछे ही आ गई थी। अजमार उसे जुल्फ़िकार साहब की बेड पर लिटा चुका था। अजमार बेटे, क्या हुआ है इसे? जुल्फ़िकार साहब ने सख्त परेशानी से सबसे पूछा, जो खुद नहीं जानते थे इसे क्या बताते। चाचू प्लीज़ बाद में पूछ लीजिएगा, पहले इससे चेकअप करें कि ये खड़े खड़े ही बेहोश हो गई है। अजमार के तेज़ आवाज़ पर वो सर हिलाते हुए जल्दी से उसे चेकअप करने लगे थे। अजमार की नज़रें सिर्फ उसके चेहरे पर थीं, जिसका जर्द चेहरा उसे अंदर से चिढ़ रहा था कि आखिर इस मासूम सी लड़की को क्या हुआ है, ये क्यों परेशान रहती है इतना। अजमार की नज़रें एक पल के लिए भी ज़रवा के चेहरे से नहीं हटी थी, जो बार बार मुबीन को ठिठका रही थी। दादी उसके सिरहाने बैठी ज़रवा पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी। क्या हुआ है इसे? अजमार ने संजीदगी से चाचू से पूछा था, जिनके चेहरे पर परेशानी वाले तासुरात नुमाए थे। कुछ नहीं बेटा, बस कमज़ोरी से बेहोश हुई है। खाना भी तो नहीं खाती है ये टाइम पर आजकल के बच्चे। जुल्फ़िकार साहब ने अपने फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए कहा। उन्होंने अपना लहजा नॉर्मल ही रखने की कोशिश की थी, जो अजमार की ज़िरक निगाहों ने भाप लिया था। अजमार, जो खाना खाओ लो। अजमार, चलो खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुबीन ने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे मुखातिब किया था। मॉम, मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। उसने बेड के सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए बेतासुर लहजे में कहा था। हाँ, नज़रें सिर्फ और सिर्फ ज़रवा पर थीं। उफ़, ये लड़का एक दिन हमें पागल कर देगा, मुझे झुंझला कर कहती हुई रूम से गुस्से से चली गई थी। नवीन ने ताज्जुब से मुबीन की पुश्त को देखा था और फिर किचन से ज़रवा के लिए जूस वगैरह लेने चली गई थी। दादी और जुल्फ़िकार साहब ज़रवा के पास ही बैठकर बैठे थे। वो हाथ की मुट्ठी बनाए होठों पर रखी गहरी नज़रों से ज़रवा के चेहरे को जायज़ा ले रहा था। उसके चेहरे के इस वक्त सपाट से तासुरात थे। कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ओह मॉम प्लीज़, आपको मेरे लिए वो कम शक्ल लड़की ही मिली थी। आई एम सॉरी मॉम, मैं उससे हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। मुआज़ ने मुँह बनाते हुए गुस्से से कहा था। मुँह बंद रखो, अब तुमसे किसी ने राय मांगी है? और जो इस तरह की हरकतें हैं ना तुम्हारी, तुम्हें इसी तरह की मासूम लड़की ही सूट करेगी। शाइस्ता ने उसे तीखी नज़रों से देखते हुए गुस्से से कहा था। मॉम प्लीज़। मुआज़ ने सोफ़े पर धड़ाम से बैठते हुए दोबारा उनसे एहतजाज किया। तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से और माइंड बना लो, शादी तो मैं तुम्हारी ज़रूरत से ही करवाऊंगी। एक तो मेरी भतीजी है और ऊपर से इंतहाई अच्छी बच्ची है। वो तुम्हें और क्या चाहिए? इतनी लायक फ़ायक है, हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसी कोई लड़की नहीं है। शाइस्ता ने सेब काटते हुए कहा था। ओके, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है, लेकिन अगर आपने मुझे पापा से 1 लाख ना लेकर दिए तो मैं एंड निकाह के टाइम पर इनकार कर दूंगा। मुआज़ ने सेब की फाज खाते हुए मुंह बनाते हुए कहा था। मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, मुंह बंद रखो अब अपना। शाइस्ता ने लापरवाही से कहा था। मुआज़ ने मुंह बसोर अपनी इज़्ज़त अफजाई पर। रात को जो मेहमान आए थे उन्हें जगह आई बेटा? चौधरी रहमत ने नाश्ता करते हुए ज़ैनब से पूछा था। जी दादा अब्बू, मैं उठा आई हूँ, वो आ रहे हैं, ज़ैनब ने जूस पीते हुए कहा था। कौन मेहमान दादाजी? उसने उन हैरान होते हुए पूछा था। बेटा मुसाफिर थे, रास्ता भटक गए थे तो मैंने उन्हें साथ ले आया था, चौधरी रहमत ने नाश्ता करते हुए उसे जवाब दिया। दादा अब्बा, आप जानते हैं आजकल के हालात कितने ख़राब हैं, किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो कोई चोर डाकू भी तो हो सकते हैं, या फिर क्या पता वो किसी बड़ी बुरी नीयत से आए हों हमारे घर। उसने चाय पीते हुए ताज्जुब से कहा था। अस्सलाम वालेकुम। हारून ने उनकी तरफ आते हुए ऊंची सी आवाज़ में कहा था, जिस पर चाय पीता मुनीब उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, लेकिन उसे देखकर वो एकदम ही अपनी जगह से खड़ा हुआ था। वो लड़की उसके घर थी और उसने कल से आदमियों को थका दिया था उसके चेहरे की तलाश में, उस चेहरे की तलाश में, और वो लड़की उसी के सामने थी, उसी के घर पर। चौधरी मुनीब ने हैरत से ज्यादती से होठ भींचते हुए, चेहरे से तो सिर्फ तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत था, एकदम चमकता हुआ रोशन चेहरा। वो घायल हो गया था, माइल हो गया था उसके हुस्न से। वो दोनों बैठ चुके थे नाश्ते की टेबल पर, लेकिन वो बुत बना खड़ा उसी पर नजरें जमाए हुए खड़ा था, जो ज़ैनब का नीला सूट पहने ऊंची पोनी बनाए बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये लड़की सिर्फ मेरी है, चौधरी मुनीब के दिल ने होले से शिद्दत से कहा। आप भी बैठ जाए मिस्टर, हारून ने उसे देखते हुए तीखे लहजे से कहा, जो कब से उसकी बीवी पर निगाहें जमाए खड़ा था, जहरीली नज़रों वाला। हारून ने दांत पीसते हुए सोचा था। चौधरी मुनीब उसे घूरता हुआ वापस बैठा था। ज़िले जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हारून ने ज़िले को देखते हुए उजलत से कहा, जो चाय में बिस्किट डुबो कर खा रही थी। चाय तो ख़त्म कर लूँ पहले, ज़िले ने नाक चढ़ाकर कहा था। उसकी ये अदा सामने बैठे मुनीब चौधरी को बहुत भा गई थी। वो चाय के घूंट लेता उसे ही देख रहा था। पहली बार कोई लड़की उसके दिल को लगी थी। चौधरी साहब जी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा और हमें पनाह दी। हारून ने चौधरी रहमत से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप परदेसी हैं और परदेसियों का ख्याल रखने से रब सोना खुश होता है। हमें तो खुशी हुई आपकी खिदमत से, चौधरी रहमत ने अपने नरम लहजे में उससे कहा था, कहकर मुस्कुराए थे उनके अच्छे अखलाक पर। चलें ज़िल्ले, उसने ज़िल्ले को मुखातिब किया जो ज़ैनब से मिल रही थी। ज़िल्ले सर हिलाकर चली थी उसके पीछे। वो दोनों चौधरी रहमत की गाड़ी पर जा रहे थे वापस। चौधरी मुनीब ने सर्द नज़रों से हारून को देखा जो ज़िल्ले का हाथ पकड़े बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये है वो लड़का जिसका हलीमा बता रही थी, चौधरी ने तीखेपन से सोचा था। क्या हुआ था आपको? अजमार ने रात के किसी पहर उसके होश में आने पर सपाट से लहजे में पूछा था। वो ज़िल्ले के कमरे में थी। मैं यहाँ कैसे आई? ज़रमा ने हैरानी से उससे पूछा था। मैं लाया था चाचू से पूछकर आपको ज़िल्ले आपा के कमरे में, अजमार ने उसके पास आते हुए कहा था। ज़रमा ने चौंक कर उस गंभीर लहजे सुना। मैं ठीक हूँ, आप जाएं। ज़रमा ने उठकर बैठते हुए भी तासुर लहजे में कहा था। क्या हुआ था आपको? किसी बात की टेंशन है आपको? अजमार ने उसे कंधों से थामते हुए पूछा। नज़र उसके चेहरे का ही तवाफ कर रही थी। ज़रमा की आंखों से आंसू बह था। वो उसके चेहरे पर देख रही थी जिस पर उसके लिए फिक्रमंदी छाई हुई थी। वो एकदम उसके सीने से लगी थी। अब वो बेआवाज़ आंसू से रो रही थी। अजमार का दिल ज़ोर से धड़का था उसे अपने सीने में मुंह छुपा के रोते हुए देखकर। ज़रवा, आपको किसी ने कुछ कहा है या फिर कोई और मसला है तो प्लीज़ टेल मी, अजमार ने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा था। अजमार ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। ज़रमा ने चौंक कर अपनी हालत देखी थी। वो बिना दुपट्टा उसके बेहद नज़दीक थी। वो जल्दी से पीछे होती अपनी चादर पकड़कर ओढ़ चुकी थी। अब नज़रें झुकाए हाथों की उंगलियां मरोड़ती अजमार को अपना दीवाना बना गई थी। अजमार ने अपने होंठ उसके शीशे वाली चादर पर रखे थे। ज़रवा जल्दी से बेड से उठ खड़ी हुई थी। आप मेरे कमरे से जाएं, ज़रवा ने घबराए हुए लहजे में कहा था। अजमार मुस्कुराया था उसकी एहतियात पर। मिसेस ज़रवा, आपके आराम के ख्याल से जा रहा हूँ, वरना अजमार कब किसी की मानता है। अजमार के लहजे में उसके लिए शिद्दत थी जिसे ज़रवा भाप गई थी, इसीलिए उसने होंठ भींचे थे। वो उसके सामने आ रुका था। उसके चेहरे के नुकुश देखते उसकी आंखों के पल में ही कई रूप बदले थे मोहब्बत के। उसकी आंखें उसके हर तासुर पर रंग बदलती थीं। ये एक ख़ास गिफ्ट था जो अल्लाह ने उसे अता किया था। अभी उसकी आंखें हल्की ग्रीन थीं जो सिर्फ ज़रवा के लिए मोहब्बत में कई रंग बदलती थीं। उसके आम नकुश अजमार को दुनिया के सबसे खूबसूरत नकुश लगते थे, जो ज़ैनिश जैसी लड़की समझने से रही जो सिर्फ शक्ल व सूरत से ही प्यार करती थी। जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, अजमार ने पल दो पल उसके बहुत करीब आते हुए कहा था। फिर दिल के कहने पर वो हल्का सा झुकता उसके आईब्रो पर होठ रखता हुआ जा चुका था। ज़रमा को साकित छोड़े। ज़रमा ने मिरर के सामने अपना चेहरा देखा जो जर्द से सुर्ख हो चुका था किसी के लम्स पर। ज़रवा ने आंखों में आंसू जबकि होठों पर एक अजनबी सी मुस्कुराहट खुली थी जिस पर वो खुद भी चौंक कर अपने होठों पर हथेली रख चुकी थी। अजमार, ज़रवा के होठों से सदा निकली थी। हारून ने चौंक कर अपने पीछे आती गाड़ी को देखा था जो काफ़ी देर से उन्हें फॉलो कर रही थी। हारून ने अब संजीदगी से एक सफ़ेद गाड़ी को देखा था। ये गाड़ी वो पहले भी कहीं देख चुका था, लेकिन कहाँ? हारून ने उलझ कर सोचा था। फिर ज़िले को देखा जो उसके अपने कंधों पर सर रखे दुनिया जहान से गाफिल बस नींद में गुम थी। ये कहीं ऐसी हलीमा की तो ये कहीं उसी हलीमा की तो बंदे नहीं हैं। हारून ने पुरसोच नज़रों से पीछे देखते हुए खुद से कहा था, ये मैडम अब अपनी नींद पूरी कर रही हैं और मुझे सारी रात नहीं सोने दिया। हारून ने सर झटकते हुए बड़बड़ाया था। फिर ज़िले को देखा जो उसके कंधे जकड़े मासूम सा मुंह बनाए उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। तब ही वो गांव की हदूद में दाखिल हुए थे। ज़िले उठो, हम पहुंच गए हैं गांव, हारून ने उसके सर हिलाते हुए कहा था। ज़िले ने उसे घूर कर अपनी आंखें दोबारा मूंदी। हारून ने उसका सर हिलाते हुए कहा था। ज़िले ने उसे घूर कर अपनी आंखें दोबारा मूंदी थी, लेकिन हारून की कोनी मारने पर वो उठी थी और उसे घूरा था। फिर अंगड़ाइयाँ लेते हुए वो बाहर की तरफ मुतवज्जा हुई थी। वो अब अपने कैंपस में आ गए थे। ड्राइवर उन्हें उतार के जा चुका था। ज़िले सीरत और बाकी फ़ीमेल डॉक्टर से मिल रही थी तो हारून बाकी सबको सिचुएशन के बारे में बता रहा था कि वो रास्ता भूल गए थे। हारून अब अंदर चला गया था। उसे पेंडिंग काम निपटा कर यहाँ से निकलना था। बस यार, मुझे तैरना तो आता था, लेकिन इस टाइम मैं डर कर भूल ही गई थी। ज़िले ने डॉक्टर राबिल को देखते हुए सीरत से कहा था, तुम्हें कब तैरना आता है? तुमने एक बार खुद ही तो कहा था कि तुम्हें तैरना वगैरह नहीं आता है। सीरत ने हैरत से उससे पूछा था, जो डॉक्टर राबिल के सामने शोख मारना चाह रही थी, लेकिन सीरत की मुदाखलत पर दांत पीस कर रह गई। डॉक्टर ज़िले को सब काम आते हैं, तैरना भी आता है, तुम्हें मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा था, डॉक्टर ज़िले ने नाक चढ़ाते हुए मुंह बनाकर कहा था। राबिल से झटक कर अपनी दूसरी साथी डॉक्टर की तरफ मुतवज्जा हुई। ज़िले ने घूर कर राबिल को देखा था, जो हारून की तरह ही सर्जन थी और वो बहुत खूबसूरत भी थी। उसके शहद रंग बाल कमर तक आते थे। वो हमेशा मॉडर्न लुक में ही होती थी।
जिले पर पहली बार इंकशाफ हुआ था कि वो उससे हसीन बला से डॉक्टर हारून को दूर रखना चाहिए। जिले ने होठ भींचते हुए सर हिलाते हुए सोचा। ज़रवा उसके जाने के बाद ज़रा भी नहीं सोई थी। कभी टहलती तो कभी बैठ जाती थी। क्या करूँ मैं? अल्लाह, अब तो ही कोई रास्ता बता दे मुझे। ज़रवा ने नमाज़ पढ़कर उससे दुआ मांगी थी। मैं किसको बताऊँ? ज़रवा ने आंसू पोंछते हुए अपने अल्लाह से पूछा था। नमाज से उसका दिल मुतमईन सा हुआ था। बालों की चोटी किससे बनवाऊँ मैं? ज़रवा ने हाथ में कंघा लेते हुए खुद से पूछा। उसकी चोटी हमेशा नादिया ही बनाती थी, उसे नहीं आती थी ये चोटी वगैरह बनाना। चच्ची से कहती हूँ, वो बना देंगी। हाँ, वो कहती हुई पलटी थी जब ठिठक कर रुकना पड़ा था उसे। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। ताज़ा शावर लेकर आया था वो। बाल गीले थे अभी उसके। वाइट हाफ स्लीव शर्ट पहने जिसमें उसके मसल्स बहुत ही नुमाया थे। वो अपनी डार्क ग्रीन आंखों उस पर जमाए बेफिक्री से अंदाज में खड़ा था। आप क्यों आए हैं मेरे रूम में? ज़रवा ने जल्दी से अपनी ब्लैक चादर ओढ़ते हुए उससे हैरत से पूछा था। आपको देखने, उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा था। अजमार का जवाब उसकी चादर लेते हुए हाथों को साकत कर गए थे। क्या मतलब? ज़रवा ने अपने लंबे उलझे बाल पीछे करते हुए मासूमियत से उससे पूछा था। अजमार का दिल उसके बस से बाहर हुआ था उसके बालों को देखकर। फिर हल्का सा मुस्कुराया था। वो लड़की बहुत ख़ास थी जो उसके सामने भी चादर सर से उतरने नहीं देती थी। वो लड़की ख़ास ही तो थी जिसकी सबको परवाह होती थी, लेकिन उसकी किसी को परवाह नहीं होती थी कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं। अजमार अब उससे एक कदम के फासले पर खड़ा उसके चेहरे को अपनी लो देती नज़रों से देखता किसी और ही जहान में था। आप प्लीज़ इस तरह मत देखें और जाएं यहाँ से। अगर कोई आ गया तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। ज़रवा ने उसकी नज़रों से पिघले हुए खुद को संभालते हुए जल्दी से कहा था। अजमार, अदिल को किसी की परवाह की क्या परवाह? अजमार ने उसके हाथ से कंघा पकड़ते हुए सर्द से लहजे में कहा था। ज़रवा ने हैरत से उसके हाथों को अपने कंधों पर देखा। वो अब उसका रुख पलट चुका था मिरर की तरफ। उसके सर से चादर सरका के वो उसके बाल अपने मजबूत हाथों में लेते हुए उसके बालों में कंघी करना शुरू हो चुका था। ज़रवा ने होठ नीम हुए थे अजमार की हरकत पर। वो कैसे जान लेता था उसकी बिना कहे बातें? ज़रवा के दिल में ये बात आई थी। उसे तो आज तक किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी थी, फिर ये क्यों? उसकी आदतें ख़राब करना चाहता था। उसके होठों पर नज़रें जमाए ज़रवा ने सोचा था वो इंसान इतना इंतहा का खूबसूरत था, फिर वो कैसे उसकी इतनी केयर करता था? मुझ में तो कुछ ख़ास भी नहीं है, फिर क्यों ये मेरी तरफ आता है? ज़रवा ने बेचारगी से सोचा था। अजमार के होठ हल्की सी मुस्कान में ढले थे। ज़रवा की नज़रें अपने चेहरे पर जमी देखकर वो उसके बालों में कंघी काट चुका था और अब पोनी को हाथ में लेकर उसके बाल पोनी में समेट चुका था। अब चोटी बनाने तो उसे नहीं आती थी। अजमार ने उसका रुख अपने सामने किया। मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। मुझे वेट करना पसंद तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये करना ही पड़ेगा। माई हार्ट। उसके होठों को अपने कानों में सरगोशी से हिला गई थी। उसके होठों की अपने कानों में सरगोशी उसे हिला गई थी। उसके होठे उसके कान की लो से मिस होते हुए महसूस हुए थे। वो जा चुका था उसके सर पर चादर दुरुस्त करता हुआ, लेकिन ज़रवा को अपने हिसार में हमेशा के लिए कैद कर गया था, जिससे रिहाई मौत तक मुमकिन नहीं थी। ज़रवा ने अपने कान की लो को अपनी उंगली से छुआ और फिर रोई थी। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ज़रवा ने आहिस्ता से सरगोशी की थी अपने अल्लाह से, जो बेशक सुनने वाला है और जानने वाला है। नादिया ने हैरत से हाजरा दादी की बात सुनी, जो कह रही थी कि उन्होंने ज़रवा का रिश्ता मुआज़ से तय कर दिया है। अम्मा, आप मुझसे पूछे बगैर ये सब कैसे कर सकती हैं? ज़रवा का रिश्ता हमने तय कर दिया है अपने जानने वालों में। नादिया ने बौखलाते हुए जल्दी से कहा था। अरे वो हमारी बच्ची है ना, उसके इदरीस की, जो हमारी बच्ची का रिश्ता करेगा। उसका बाप अभी ज़िंदा है उसके ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए। बहरहाल ज़रवा की शादी मुआज़ से ही होगी। उसकी उम्र का है और सबसे बड़ी बात अपना है, तो ये रिश्ता शाइस्ता के घर ही होगा। समझा देना अपने मियाँ को। हाजरा बीबी ने कहा कर फ़ोन रख दिया था, जबकि नादिया चकराकर रह गई थी कि अब वो क्या करेंगी। वो तो बस पिसकर रह गई थी हालात की चक्की में। उफ, थक गई मैं तो। जुलेखा ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, जो कमरे में आते हारून ने हैरत से सुना था। डॉक्टर जुलेखा, आपने आई थिंक 5 पेशेंट को चेक किया है, इतने ही में आप थक गई हैं? हारून ने आईब्रो झुकाते हुए उससे पूछा था। तो मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट थोड़ी हूँ। कल का सारा दिन तो तुम भागते रहे और ना ही रात को चैन की नींद लेने दी। अब आते ही काम पर लगवा दिया है, तो मैं थकूंगी नहीं तो क्या फ्रेश होंगी? जिले ने अपने महसूस लड़ाका अंदाज में कहा था। हारून ने तुनक कर उसे देखा था। तो मैडम, आपसे किसने कहा था नहर में स्विमिंग करते हुए सेल्फी बनाए? हारून ने माथे पर बल डालते हुए उसके हिसाब बराबर किया था। मैं गिर गई थी, सेल्फी नहीं ले रही थी। जिले ने हैरत से उसे देखते हुए बावर करवाया था। एक ही बात है मैडम, हारून ने नाक चढ़ाकर कहा था। अब अगर आपने अपनी थकन उतार ली हो तो आ जाएं, अपने पेशेंट को चेक करें। हमने शाम तक सारा काम मुकम्मल करके निकलना है।
हारून उसे ऑर्डर देता हुआ चला गया था। उफ, इस इंसान की मूछें मुझसे शहीद हो जाएंगी। ज़बान हाथ जितनी लंबी है इसकी, जिले ने भनाते हुए गुस्से से कहा था। लेकिन आपसे फिर भी एक हाथ छोटी है, आपकी तो 2 हाथ जितनी लंबी है। हारून पलटकर कहता हुआ, बल्कि उसे तपाता हुआ जा चुका था। जिले ने गुस्से से तकिया ज़मीन पर फेंका था। जब वो बाहर आई तो डॉक्टर राबेल के साथ खड़ा कुछ बातें कर रहा था जो जिले को तपा गई थी। डॉक्टर हारून अंदर, राबेल एंड राबेल, क्या आप दोनों के पेशेंट जा चुके हैं जो आप दोनों यहाँ फुर्सत से गुफ्तगू कर रहे हैं? बेहतर होगा अगर आप दोनों अपना काम पर तवज्जो दें। तो जिले ने कुछ देर का बदला चुकाती अपनी पेशेंट की तरफ बढ़ चुकी थी, जबकि हारून उसकी पुष्ट को ताज्जुब से देखता रह गया था कि इस लड़की के सुधरने के कोई चांसेस बहुत कम हैं। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। जरवा ने उससे हैरत से पूछा था, जो आज से उसे गाड़ी में लेकर निकला था। आपको किसी और दुनिया में ले जा रहा हूँ, अजमार ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा था। व्हाट? क्या मतलब है आपका? जरवा ने उसे देखते हुए हैरत से पूछा था। आपको नाश्ता करवाने ले जा रहा हूँ, माई हार्ट। अजमार की तरफ से जवाब निहायत इत्मीनान से आया था। पर क्यों? मैं घर जाकर खा लेती, और प्लीज़ आप मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया करें तो बेहतर होगा। जरवा ने उसे घूरते हुए कहा था। बस मेरी मर्ज़ी। जवाब फिर मुतमईन सा आया था। जरवा जवाबन कुछ बोलती कि जब अजमार का सेल रिंग हुआ था। हाँ हसीब, कॉन्सर्ट आज रात को ही होगा, तुम दोनों तैयारी रखो अपनी। और हाँ, टिकट 5000 के बेचना, इससे कम की नहीं। अजमार ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और उसे देखा जो नीमवा होठों से उसे देख रही थी। आपको कुछ कहना है? अजमार ने उसे देखते हुए संजीदगी से पूछा था। अदिल चाचू को ये सब पसंद नहीं है, नाच गाना। जरवा ने हैरत से निकलते हुए उसे बावर करवाया था। आई डोंट केयर, अजमार ने स्टीयरिंग पर उंगलियां बजाते हुए बेतासुर लहजे में कहा था। जरवा ने जवाबन उसे ताज्जुब से देखा। यहाँ इस दुनिया में कोई आपको जीने नहीं देगा। आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है यहाँ रहने की और अपनी मर्जी से जीने की, वरना दुनिया दबे हुए को और दबाती है। डेट्स राइट। अजमार की गहरी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। सही बात कही है, वैसे पल्ले नहीं पड़ी। जरवा सर झटकते हुए बाहर की तरफ मुतवज्जह हुई थी। वो उसे ओपन रेस्टोरेंट में लेकर आया था जहाँ अभी इतना रश नहीं था। शायद वो इसीलिए यहाँ लाया था। पुरसुकून सा माहौल था, आसपास ग्रीनरी थी तो दूर सरसब्ज पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे थे। ये माहौल जरवा को अपने आइडियल सा लगा था। उसे नेचर बहुत मुतासिर करती थी। क्या खाओगी तुम? अजमार ने उसके चेहरे पर खुशी तलाश करते हुए गंभीर आवाज़ में कहा था। कुछ हल्का फुल्का सा। जरवा ने उसे देखते हुए आहिस्ता से कहा। उसने सर हिलाते हुए उसके चेहरे को गौर से देखा जो उसे सबसे ख़ास लगता था। अजमार वेटर को बुलाता अपनी ऑर्डर नोट ही करवा रहा था जब 3 कॉलेज की लड़कियां उसके पास इश्तियाक से आई थी। आप ही अजमार अदिल है ना जो सिंगिंग करते हैं? उनमें से एक लड़की ने एक्साइटेड से अंदाज में उससे पूछा था। जरवा ने संजीदगी से उसे देखा जो चेहरे पर मगरूर सा तासुरा सजाए बैठा था। नो, अजमार ने बेजार से लहजे में कहा था, जबकि जरवा ने चौंक कर उसे देखा कि उसने ये क्यों कहा। लेकिन आप तो वही हैं। अब की दफ़ा दूसरी लड़की ने यकीन से कहा था। अगर आप लोगों को पता है कि मैं वही हूँ तो क्यों पूछ रही हैं? अजमार ने उन्हें देखते हुए संजीदगी से पूछा था। प्लीज़ आप हमें अपना ऑटोग्राफ दे देना, हम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन्स हैं। अब की दफ़ा पहली वाली लड़की ने दोबारा से कहा था। अजमार ने जिद छोड़ते हुए जरवा को देखा जो दिलचस्पी से गर्ल्स को देख रही थी। आप मेरी वाइफ से पूछ लें, अगर उनको कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। अजमार ने जरवा को देखते हुए उन गर्ल्स को जवाब दिया। इन लड़कियों की अब नज़र पड़ी थी जरवा पर, जिसके चेहरे पर बहुत प्यारे से तासुरात थे। ओ, क्या ये आपकी वाइफ है? तीसरी लड़की ने उससे इश्तियाक से पूछा था। अजमार की आंखों से चाहत झलकी थी जो जरवा को हैरत में डाल गई थी। मैम प्लीज़ आप सर से कहीं ना कि हमें ऑटोग्राफ दें, पहली वाली लड़की ने उससे मुस्कुराते हुए दरख्वास्त की थी। अजमार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी जरवा के एक्सप्रेशन देखकर। जरवा ने उसे देखा जो ठोड़ी पर हाथ रखे उसे इतनी तवज्जो से देख रहा था कि जरवा की आंखों में उसके लिए इश्क के दीप जले थे कि वो उन लड़कियों को भूले एक दूसरे को इश्क से देखते कहीं और ही पहुंच गए थे। वो लड़कियां मुस्कुराई थीं। सच में आज पहली बार हकीकत में इश्क देख रही हूँ मैं। तीसरी लड़की ने जरवा के आम नकुश से झलकते इश्क देखकर बोली थी। लाएं इधर नोटबुक। अजमार ने बिना उसकी नज़रें हटाए अब लड़कियों से मुखातिब किया था। वो ऑटोग्राफ लेकर जा चुकी थी। खाना खाओ माई हार्ट। अजमार की धीमी आवाज़ पर वो वापसी हकीकत की दुनिया में आई थी। जरवा ने झट से उसकी नज़रें हटाई थी और खाने की तरफ मुतवज्जह हुई थी। उसने उसके लिए हाफ फ्राई एग, ब्रेड और ऑरेंज जूस मंगवाया था। इसे कैसे पता मैं नाश्ते में ये सब खाती हूँ? जरवा ने हैरत से सोचकर बिना उसे देखे नाश्ता शुरू कर चुकी थी। वो नाश्ता नहीं कर रहा था, वो तो बस उसे देख रहा था। उसकी डार्क ग्रीन आंखें अब हल्की सी ग्रीन हो गई थी। जरवा उसकी आंखों में
ज़रवा उसकी आंखों की गरमाइश जो खुद पर महसूस करती हुई घबरा गई थी। इतनी मोहब्बत कब किसी ने दी थी उसे। मेन रोड से गाड़ी में बैठा मलिक मंसूर होठ पीछे दोनों को देखता जब से मुठ्ठियां बींचकर रह गया था। चलो, उसने सख्त आवाज़ पर। ड्राइवर ने गाड़ी जल्दी से आगे बढ़ाई थी। वो सारी टीम गाड़ी में बैठी वापस अपने शहर जा रही थी। जिले कब से हारून को घूरे जा रही थी, जो डॉक्टर राबिया से किसी फाइल को खोले डिस्कस कर रहा था, उसे तपा रहा था। इस सफ़ेद लोमड़ी से हर वक्त चिमटा रहता है ये, इसीलिए तो बहुत खुश हुआ था मेरी खुला वाली बात पर। जिले ने होठ भींचते हुए गुस्से से सोचा, डॉक्टर हारून, तुम्हें खुश तो नहीं होने दूंगी मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। जिले ने होठ पर उंगली बजाते हुए गुस्से से सोचा था। डॉक्टर हारून ने हल्की सी मुस्कान से उसे देखा, जो तपे तपे चेहरे से उसे ही देख रही थी। डॉक्टर हारून की मुस्कान से जलती पर तेल डाला था। जिले ने नाक से कोड़कर उसे देखा था। हारून की हल्की सी मुस्कान में ढले होठ गहरी मुस्कान में ढले थे। ज़रवा चौकसी गई थी ड्राइंग रूम में मलिक मंसूर और शाजिया को बैठे देखकर। मलिक मंसूर के सपाट तासुरात उसे देखकर बदले थे। अस्सलाम वालेकुम, ज़रवा ने मुरव्वत से मुस्कुराते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा बैठो और मुंह मीठा करो, आज से ठीक 5 दिन बाद तुम्हारी मंसूर से मंगनी है, शाजिया ने खुशगवारी से उसे देखते हुए कहा था। ज़रवा के सर पर तो बम फूटा था। उसने नादिया की तरफ हैरत से देखा, जो लब भीजे उसे ही देख रही थी। मलिक मंसूर ने मुस्कुराकर उसके बदलते हुए तासुरात देखे थे। वो दोनों खैरियत से घर पहुंच गए थे। हारून तो अस्पताल चला गया था, उसे एक ऑपरेशन करना था, जबकि जिले तब से ही घोड़े बेचकर सो रही थी। वो रात की सोई सुबह 11 बजे उठी थी, वो भी नवीन के दोबारा जगाने पर। खुला सा ट्राउज़र पहने ऊपर घुटनों तक आती लंबी खुली शर्ट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। चच्ची माँ प्लीज़ एक कप गर्मा गर्म चाय तो बनवा दें, जिले ने नवीन की गोद में सर रखकर उनसे फरमाइश की थी, जबकि पास ही सोफे पर सब्जी बनाती इरम ने मुंह बनाकर उसे देखा था। पता नहीं ये कब जान छोड़ेगी हमारी, इरम ने सर झटकते हुए सोचा था। अच्छा मैं कहती हूँ गफूरा से, गफूरा चाय बनाकर लाओ जिले के लिए और साथ ही कुछ खाने के लिए भी ले आना। नवीन ने लाउंज से ही गफूरा को आवाज़ लगाई थी। जिले बेटा अपने बालों की भी केयर किया करो, देखो ना कितने रफ़ हो गए हैं, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाती हूँ, फिर नहाना, अभी मत शावर लेना। नवीन की इतनी मोहब्बत पर वो मुस्कुराती उनके गाल चूम गई थी। एक वही तो थी जिन्होंने उसकी बिल्कुल माँ बनकर पाला था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हारून ने घर में एंट्री होते हुए सबको कहा था, जिसका जवाब जिले के सिवा सब ने ही दिया था। बेटा आते ही चले गए तुम, मैं पूछती हूँ अस्पताल भागा जा रहा था क्या कहीं? दादी ने लाउंज में आते हुए उसे देखकर गुस्से से पूछा था। उनकी मोहब्बत पर नवीन और हारून मुस्कुराए थे। मेरी प्यारी दादी, 1-2 सर्जरी करनी थी, बस इसी में ही देर हो गई है, हारून ने उनके माथे पर बोसा देते हुए मुस्कुराकर कहा था। जिले ने संजीदगी से देखा, जिसके चेहरे पर थकान वाज़ह थी। बेटा जाओ तुम शावर लेकर फ्रेश हो जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ तब तक तुम्हारे लिए, नवीन ने उसके बालों को प्यार से छूते हुए कहा था। ओके मॉम, जल्दी भिजवा दीजिए, मैं फिर सोऊंगा शाम तक, वो कहता हुआ बिना उसे देखे सीढ़ियाँ चढ़ गया था। जिले ने मुँह बनाया, मुझे तो ऐसे इग्नोर करता है जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ इसकी निगाहें करम पर। जिले ने इसकी पुष्ट को देखते हुए जलकर सोचा था। हारून मुस्कुराया था अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए। दरवाज़ा बेड पर उलझे तासुरात से बैठी हुई थी। ज़रवा बेड पर उलझे तासुरात लिए बैठी हुई थी। वो कुछ नहीं सोच रही थी, उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। उसके सर पर बस हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, जो ज़्यादा सोचने से पैदा होता था। ये लो चाय पी लो, नादिया ने उसके सामने बड़ा सा चाय का मग करते हुए कहा था। मामा मैं उससे शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ आप पापा को समझाएं। ज़रवा ने बिना चाय के कप को पकड़े उनके सर्द लहजे में इल्तिजा की थी। देखो बेटा तुम समझदार हो, खुद सोचो, इससे बेहतर रिश्ता तुम्हें कहाँ से मिलेगा, नादिया ने उसके सर पर हाथ थमते हुए कहा था, जिस पर जरी की आंखों में झट से किसी की रोशन ग्रीन आइज़ आई थी। खानदान के सब लड़कों को खूबसूरत बीवियाँ चाहिए, खुद कुछ भी नहीं है, बस बीवियाँ उनको होरो जैसी चाहिए, नादिया ने कहते हुए सर झटक कर उसे देखा, जिसकी आंखों में वीरानी साफ देखी जा सकती थी। मामा फ़र्ज़ करें मैंने अगर किसी और से निकाह कर लिया हो और आप सबको पता ना हो तो? ज़रवा की बात पर नादिया ने हैरत से उसे देखा था। ये क्या बकवास है जरी, ख़बरदार अगर मजाक में भी इस तरह की कोई बात कही तो मेरा मान कभी मत तोड़ देना, जो टूटने देना जो मुझे तुम पर है। नादिया सर्द से लहजे में उससे अच्छे से बावर करवाती जा चुकी थी। वो पीछे उसे साकत छोड़े। ज़रवा की आंखों से टप टप कई आंसू गिरे थे। सर में शदीद किस्म का दर्द उठा था, जिस पर उसने होठ भींचे थे। मेरी ज़िंदगी कहाँ है मेरी अल्लाह, ज़रवा के दिल ने कड़ाहते हुए अल्लाह से बेसाख्ता शिकवा किया था। अज़मार की आंख खुल चुकी थी शदीद घबराहट से। ये क्या था? अज़मार ने अपने बाल पीछे करते हुए उलझ कर सोचा था। उसने ख्वाब में देखा था कि ज़रवा वीरान सड़क पर बैठी सर पर हाथ रखे ऊंचा ऊंचा रोती उसे बुला रही थी। ज़रवा, अज़मार के मुंह से बस यही निकल सका था। वो रात के 11 बजे घर आया था।
कॉन्सर्ट से फारिग होकर आते ही उसने शर्ट उतारकर दूर फेंकी थी और शावर लेते ही सो गया था वो। और अब ये ख्वाब जो उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़का गया था, वो उजरत में शर्ट पकड़ता, बाइक की कीज पकड़ता हुआ वो कमरे से भागने वाले अंदाज में निकला था। सारा घर खामोशी से शांशा कर रहा था। वो बाइक फुल स्पीड पर छोड़े आधे घंटे में ज़रवा के घर के गेट के सामने था। वो उस घर में कभी नहीं आया था। वो होठ भींचे बंद गेट को देखता रहा। इस टाइम वो सबके सामने आता ज़रवा को परेशान नहीं कर सकता था। वो कुछ सोचता हुआ घर की पिछली साइड पर आया था। दीवार पर चढ़ना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। वो एक ही छलांग से दीवार को ऊपर था। दीवार इतनी बड़ी नहीं थी। धीमे कदमों से नीचे को कूदता वो आहिस्ता से घर के अंदर एंटर हुआ था, खिड़की के रास्ते जो लॉन्च में खुलती थी। अब ज़रवा का रूम कौन सा है? कमर पर हाथ रखकर उसने संजीदगी से सोचा था। फिर अंदर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ गया था। अंदाज़तन सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ गया था। वो ऐसे चल फिर रहा था जैसे ये उसके बाप का घर हो। एक दरवाज़ा उसने खोलने की कोशिश की जो लॉक था। फिर वो बाई साइड वाले रूम में आया जो लॉक नहीं था। अजमान ने डोर खोला और अंदर कदम रखा जहाँ वो उससे मुख्तलिफ सिमत करवट लिए लेटी हुई थी। ज़रवा, उस पुकार पर इसका तकलीफ से लरसता वजूद साकत हुआ था। वो हैरत से उठकर पलटी थी। उसे अपने कमरे में देखकर वो भागती हुई उस तक आई थी। अगले ही लम्हे वो उसके सीने में लगी रो रही थी। अजमान ने जब से उसके हिलते हुए वजूद को देखा, वो कब बर्दाश्त कर सकता था इसके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन भी आए। यहाँ तो वो रो रही थी। अजमार ने उसे खुद से ज़बरदस्ती अलग किया था। क्या हुआ है? आपको किसी ने कुछ कहा है? ज़रवा जवाबन खामोशी से आंसू बहाती रही थी। आई एम टेलिंग यू समथिंग। ज़रवा, इस बार वो चिल्लाया था जिस पर वो घबरा गई थी। मेरे सर में दर्द है। ज़रवा ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा था। अजमार ने उसे खींचकर अपने अंदर कहीं गुम किया था। उसका सर दर्द कहीं दूर चला गया था। ज़रवा ने हैरत से अपनी गम होती पेन के बारे में सोचा था। अभी तो उसके सर में शदीद किस्म का दर्द था और अभी दर्द का नामो निशान भी नहीं था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? ज़रवा के होठों का लम्स जा बजा अपने बालों पर महसूस कर सकती थी। ज़रवा के नाक में उसकी परफ्यूम की महक घुसी थी जिस पर उसके होठ हल्की सी मुस्कान में ढले थे। अब भी दर्द है तुम्हें? अजमार ने उसके चेहरे हाथों में प्यालों में लेते हुए धीमी सी आवाज़ में पूछा था। ज़रवा के सर बेसाख्ता ना में हिला था जिस पर वो पुरतजस्सुस से अंदाज में मुस्कुराया था जिसे उसे पता हो कि जवाब यही मिलेगा। मुझसे अपना मसला डिस्कस करो। अजमान ने उसे सोफे पर बिठाकर खुद उसके पैरों में उखड़ू स्टाइल से बैठता हुआ पूछ रहा था। हाथ उसके सफ़ेद ग्रीन नसों वाले हाथों में गुम थे। आप क्यों आए हैं यहाँ? अगर किसी ने आपको देख लिया तो? ज़रवा ने उसके चेहरे के नकूश में गुम होते हुए धीमे से लहजे में डरते डरते कहा था। इट्स नॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। अजमान ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा था। आप जाएं यहाँ से। ज़रवा ने इस बार नज़र झुकाकर कहा था। ज़रवा, आपके साथ क्या मसला है? आप अगर बता देंगी तो बेहतर होगा आपके लिए, वरना मैं 1 मिनट में जान सकता हूँ, लेकिन मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। ये अल्फाज वो कहते हुए उसके चेहरे को ही देख रहा था, लेकिन ज़रवा नहीं देख रही थी उसकी आंखों में। अगर देख लेती तो शायद ऐसे बैठी न होती। कुछ है ही नहीं तो आपको आप क्या जानेंगे? ज़रवा ने होठ काटते हुए तुनक्कर कहा था। अजमार ने अपनी उंगली के पोरों से उसके होठ उसके दांतों से आज़ाद करवाए। ज़रवा ने हैरत से उसे देखा था। तुम खुद को इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं दोगी। तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ अब। 1 मिनट, तुम चाय पियोगी? अजमार ने पलट कर उससे पूछा था। ये इंसान ही है ना? ज़रवा ने हैरत से उसे देखकर दिल में सोचा था। अभी तो उसका दिल चाय पीने का कर रहा था और वो इंसान जान भी गया था। मुझे पीनी है चाय, लेकिन मैं बना लूँगी, आप जाएं यहाँ से। ज़रवा ने जल्दी से कहा था। तुम 5 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। वो कहते ही पलट गया था। क्या ये चाय बनाने गए हैं? ज़रवा ने हैरत से सोचा, क्योंकि वो तो हिलकर पानी का गिलास तक खुद नहीं पीता था और यहाँ वो चाय बनाएगा भी किसी के घर। ज़रवा ने लब भींच कर हैरत से ज़्यादा से सोचा था। ये लो तुम्हारी चाय और रिलैक्स रहना। जब तक अजमार ज़िंदा है आपको कोई तकलीफ़ पहुँचने नहीं देगा। अजमार चाय का कप मेज़ पर रखता हुआ उसकी आईब्रो पर होठ रखता जा चुका था, उसे हैरत से साकत छोड़कर। ज़रवा ने हैरत से निकलते हुए चाय के कप को देखना। तेज़ पत्ती वाली चाय ज़रवा को पसंद थी। ये कौन है? ये कैसे जान जाता है मेरी हर बात? कैसे? ज़रवा ने उलझते हुए खुद से पूछा था। हमें भी तजस्सुस है कि कैसे जान जाता है। वो सड़क पर चलता जा रहा था। अब वो उसी जगह पर था जहाँ उसने ज़रवा को रोते हुए ख्वाब में देखा था। अब उसकी आंखों का रंग हल्का ग्रीन था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, पर वो पुरसराइयत से मुस्कुराया था। लेकिन ये मुस्कुराहट हरगिज़ भी आम मुस्कुराहट नहीं थी। कैसी हैं आप आपी? ज़रवा ने ज़िले के गले लगते हुए मुस्कुराकर पूछा था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो? ज़िले ने उसके गाल हाथों से छूते हुए परेशानी से पूछा था।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी, बस हल्का सा बुखार हो गया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। ज़रवा ने उसके हाथ अपने गालों से हटाकर अपने होठों से छूते हुए मोहब्बत से कहा था। ओफ, एक तो तुम पहले ही इतनी कमज़ोर हो, ऊपर से अपना ख्याल भी नहीं रखती। क्या करूँ मैं तुम्हारा? ज़िले ने उसे गले लगाते हुए बड़ी बहनों वाली शफ़क़त से कहा था। सामने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करती ज़ैनिश ने गुस्से से ज़री की पुश्त को देखा। ओफ, अभी मेरी बहन पर भी कब्ज़ा करना चाहती है? एक तो रोज़ आ जाती है हमारे घर। ज़ैनिश गुस्से से दांत पीसते हुए बड़बड़ाई थी। आओ नाश्ता करो, मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, आज ज़रूरी कॉन्फ्रेंस है हमारी, और अपनी मामा से कहा कर तुम्हारा ख्याल रखा करें। ज़िले ने उसे चेयर पर बैठाते हुए कहा था। अल्लाह आपी, वो आपकी भी मामा है। ज़रवा ने मुंह बसोड़ते हुए उसे याद दिलाया था। मेरी सिर्फ नवीन चच्ची ही मामा है। ज़िले ने उसे जूस गिलास में निकाल कर देते हुए कहा था। ज़रवा मुस्कुराई अपनी खूबसूरत बहन को देखकर, जो हर बात नाक चढ़ाकर कहा करती थी। आपी, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, ज़रवा के लिए कोई एक्ने क्रीम ही ले आए। देखे ना कितने पिंपल्स हैं इसके फेस पर। ज़ैनिश की बात पर ज़रवा ने चौंककर उसे देखा था, जो तंज़ मुस्कुराहट से उसे ही देख रही थी। मेरी बहन बहुत क्यूट है, उसे ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है ज़ैनिश। और ज़रवा तुमसे 1.5 साल बड़ी है, तमीज़ से बुलाया करो इसे। ज़िले ने तीखे लहजे में ज़ैनिश से सर झटका था। आपी, आपको देर हो रही थी ना? ज़रवा ने उसे वक्त का एहसास दिलाया था। हाँ, जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, ज़िले दोनों से कहती हुई जल्दी से बाहर भागी थी। वैसे ज़रवा, सुना है दादी ने तुम्हारा रिश्ता मुआज़ भाई से कर दिया है। ज़ैनी ने की बात पर जो जूस पीती ज़रवा ज़ोर से अच्छा लगा था। क्या ये तुम क्या कह रही हो? ज़रवा ने हैरत से निकलते हुए उससे पूछा था। ज़ैनिश बिल्कुल सच कह रही है ज़रवा आपी। नवाल, अजमार की बहन, जो मामू के घर गई हुई थी, रात को ही वापस आई थी। नवाल ने ड्राइंग रूम में आते हुए मुस्कुराकर कहा था। ज़रवा ने होठ भींचते हुए दोनों को देखा था। नवाल मुस्कुराकर ज़री से मिली, लेकिन ज़रवा साकत ही बैठी रह गई थी। लेकिन दादी और पापा ने मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा या कहा। ज़रवा जर्द से चेहरे से उन दोनों को देखकर पूछ रही थी। दादी कब किसी से पूछती हैं माय डियर कज़िन? नवाल ने अपने लिए चाय निकालते हुए उसे जवाब दिया था। ज़ैनिश हल्का सा मुस्कुराई थी ज़रवा का सपाट चेहरा देखकर। मैं चलती हूँ, यूनी से देर हो रही है, वो कहती हुई बिना किसी को देखे जल्दी से अपना बैग कंधे पर रखती जा चुकी थी। अरे सुनो तो, नवाल उससे पुकारती ही रह गई थी, लेकिन वो दौड़ती हुई वहाँ से निकली थी। बिना कुछ सोचे बस जल्दी जाना चाहती थी वो। आरज़ू पर तो किसी का बस ही नहीं था। वो बहते जा रहे थे। वो दरिया के ब्रिज पर खड़ी थी। ब्लैक शीशों वाली चादर सर से उतर गई थी। ब्रिज की रेलिंग को थामे वो गहरी नज़रों से पानी को देखे जा रही थी, जो उछल उछल कर उसे आधा तो भिगो चुका था। उसे काफ़ी देर यूं ही हो गई थी, वही खड़े खड़े वो पानी को देखती उलझी बिखरी सी लड़की को खड़े 3 लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई थी, जो गाड़ी से टेक लगाए उसे ही देख रहे थे। अब चलना चाहिए मुझे, ज़रवा खुद से ही बड़बड़ाई थी। सर पर चादर दुरुस्त करती हुई वो पलटी थी, जब उसे ठिठकना पड़ा था। वो तीनों लड़के बिल्कुल उसके पास खड़े अपने खबीस मुस्कुराहट से उसे ही देखे डरा गए थे उसे। ज़िले जैसे ही अस्पताल आई थी, सामने ही वो मखसूस कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप डाले वो राबे से हंस कर बातें कर रहा था। ज़िले का तो खून ही जल गया था। घर में मुस्कुराते हुए तो दांत टूटते हैं इसके, और यहाँ देखो कैसे कह लगा रहे हैं। ज़िले दांत पीसते हुए बड़बड़ाई थी। राबेल, मैं चाहता हूँ तुम शादी पर रेड लहंगा पहनो और दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगो। हारून ने उसके हाथ पकड़ते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। ज़िले के कदम वही ठिठक कर रुके थे। उसने हैरत से हारून के चेहरे को देखा, जो सिर्फ राबेल की तरफ ही मुतवज्जा था। राबेल जवाबन शर्माई थी। बस ज़िले की हद यही तक थी। डॉक्टर हारून और डॉक्टर राबेल, आप दोनों को और कोई काम नहीं मिला जो ये सब बेहुदा बातें करना शुरू कर दी हैं यहाँ? ये अस्पताल है, कोई लव स्पॉट नहीं। ज़िले ने नाक के नथने फैलाते हुए गुस्से से कहा था। सीरियसली डॉक्टर, ये हॉस्पिटल है। उफ, मैं तो राबेल को देखकर सब कुछ भूल ही जाता हूँ। क्या करूँ मैं अपना? शुक्रिया डॉक्टर ज़िले, हमें जगह का एहसास करवाने के लिए। हारून ने सर पर हाथ मारते हुए काफ़ी संजीदगी से कहा। डॉक्टर ज़िले, आपकी ड्यूटी आज 2nd फ्लोर पर है। ये ऑर्डर डॉक्टर जुल्फ़िकार का है। चलें डॉक्टर हारून, हमें एक पेशेंट की फ़ाइल भी तो डिस्कस करनी है। राबेल ने ज़िले को बावर करवाते हुए वार्न किया। वाई नॉट डियर, हारून ने मुस्कुराते हुए कहा था, और दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ गए थे। ज़िले ने हैरत से दोनों की पोस्ट को देखा था। ये क्या था? डॉक्टर हारून, तुम्हें तो मैं अच्छी तरह देख लूँगी, समझते क्या हो खुद को? कभी भी तुम्हारी शादी में इस सफ़ेद लोमड़ी से तो होने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। ज़िले ने कोट झटकते हुए गुस्से से पैर पटक कर कहा था। फिर 2nd फ्लोर की तरफ बढ़ी, जहाँ हारून होता था। हारून की भी 2nd फ्लोर पर ही केबिन था। हाय मामी जान, मुइज़, शाइस्ता का बेटा, ने घर में आते हुए ऊंचा सा कहा। आखिर किसी को सुनाना जो था अब हुई है। इसकी तो एंट्री, मज़ा तो मुँह इससे ही आना है। वैसे नवाल ने मुंह बनाकर उसे देखा।
बेटा सलामती भेजते हैं सब पर। घर में दाखिल होते वक्त नवीन ने उसे हर बार का सबक फिर से पढ़ाया कि शायद अगली बार वो अमल कर जाए। सॉरी मामी, अगली बार मैं सलाम ही लूँगा, ये पक्का वादा है मेरा आपसे माई जान। मोइस ने नवाल के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराकर नवीन से कहा था। वादे तोड़ने वाले को अल्लाह सख्त नापसंद करता है मोइस भाई। नवाल ने सब्जी की टोकरी से पालक के पत्ते चुनते हुए उसे चढ़ाया था। मैं खुद उस इंसान को नापसंद करता हूँ जो वादे तोड़े। वैसे भाई मैं किसी का नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? मोइस ने मुँह बनाते हुए सर झटक कर कहा था। नवीन मुस्कुराती हुई किचन में चली गई थी जबकि नवाल दांत पीसती रह गई थी। तुमने अभी चच्ची के सामने क्या कहा? नवाल ने उससे तुनक कर पूछा था। यही कि मैं किसी का भाई नहीं हूँ, सिंपल। मोइज़ ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा। कान खोलकर सुन लो, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अपनी मर्जी से करूँगी, तुमसे नहीं। इसीलिए जाकर किसी और लड़की को ताड़ो। नवाल ने नाइफ हाथ में पकड़ते हुए उसे गुस्से से धमकी दी थी। तुम भी कान खोलकर सुन लो, शादी करूँगा तो तुमसे करूँगा, वरना तुम्हारा कत्ल मुझ पर वाजिब होगा। आई बड़ी मुझसे शादी ना करने वाली, तुम्हारी इस घर में सुनता कौन है? मोइज़ ने नाक चढ़ाकर लड़ाका औरतों की तरह उसे अच्छा से बावर करवाया था। उफ, शट अप, तुम्हारी ज़बान के आगे तो गोया खंदक है। नवाल प्लेट पकड़ती गुस्से से बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई थी। पीछे मोइज़ ने भी शर्ट झाड़ी और उसके पीछे लपका था। वो उसे खूब तंग करता था, बल्कि नाक में दम करके रखता था उसकी। हाय नवाल बेचारी। कारपेट पर बिना शर्ट के वो सो रहा था जब वो झट से उठा था। नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो चिल्लाकर कहता हुआ बिना शर्ट के को पकड़े बाहर भागा था। जरवा ने चादर को ठीक से सर पर खींचा और सर झुकाकर उनके पास से गुजरी ही थी जब एक लड़के ने सराज से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने नज़दीक खींचा था। जरवा की चीख बेसाख्ता थी। अरे चली जाना जाने मन, इतनी जल्दी भी क्या है? उस लड़के ने खबादत से मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो मुझे जलील इंसान। जरवा ने अपने हाथ उसके हाथ से निकालते हुए गुस्से से कहा था। हा 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 हा, तो जान पहले हमें तो खुश करती जाओ, फिर जहाँ कहोगी तुम खुद छोड़ आएंगे। दानी ने उसे अपने बिल्कुल पास करते हुए जहरीली मुस्कान से कहा था। जरवा ने आसपास देखा जहां इस वक्त लोगों के सिवा कोई नहीं था। बाकी दोनों भी मज़ा लेते हुए दरवाजे के जरवा के सरापे को देख रहे थे। देखो प्लीज़, मुझे जाने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, जरवा ने रोते हुए बेबसी से कहा था। शानी, गाड़ी यहीं ले आओ। दानी ने उसकी चादर उसके सर से खींचते हुए कमीनगी से अपने साथी से कहा था, जिस पर वो मुस्कुराकर सर हिलाता हुआ गाड़ी लेने चला गया था। जरी ने लरस कर इस शैतान सिफत इंसान को देखा था। फिर एक हाथ से जरवा से थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर चुकी थी। दानी को इस डरपोक लड़की से ऐसी उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। दानी ने उसे गुस्से से ज़ोर से धक्का मारा था, जिससे वो चीखनी सड़क पर गिरी थी। तेरी ये जुर्रत कि तू दानी पर हाथ उठाए? तुझे तो अब मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, कमज़ात लड़की। दानी ने ज़ोर से उसके कंधों पर लात रसीद करते हुए कहा था। जरवा की चीख बेसाख्ता थी। छोड़ो मुझे, जरवा दर्द से चिल्लाई थी। दानी उसे बालों से घसीटता हुआ गाड़ी तक लाया था। जब तेज़ कदमों से चलता हुआ वो उन लोगों तक आया था, वो ज़ोर से टांग दानी की नाक पर मारी। दानी ने नीचे गिरे अपने सामने मजबूत जिसामत वाले कद वाले को हैरत से देखा था, जिसकी आंखें सुर्ख और सियाह थीं, जो दानी को डरा गई थी। अजमार ने उसे बालों से खींचकर ऊपर उठाया, फिर उसे बिना संभलने का मौका दिए उसके मुंह पर लगातार 7-8 थप्पड़ मार दिए थे उसने। दानी लहू से लुहान होता हुआ चीखा था। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दानी दर्द से बामुश्किल बोला था। वो बिना उसे देखे अब उन दोनों की तरफ मुतवज्जह हुआ था, जो लरसते हुए उसे देखकर भागे थे। अजमार एक ही जुस्त में उनके सामने था। उसने दोनों को सर पकड़कर आपस में ज़ोर से मारा था। वो उन्हें वहशियों की तरह मारता हुआ कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था। जरवा हैरत से दंग उसे देखे जा रही थी। तकलीफ तो कहीं दूर ही चली गई थी उसकी। तीनों की गर्दनें बारी बारी मरोड़ कर वो उन्हें पानी में फेंक चुका था। जरवा उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर चिल्लाते हुए रोते हुए भागी थी। अजमार रुका था उसे डरता देखकर, फिर तेज़ कदमों से उसके पास पहुंचकर उसे अपनी मजबूत हिसार में ले चुका था। छोड़ो मुझे, तुम इंसान नहीं हो तुम इंसान। जरवा ने उसकी गिरफ्त में मचलते हुए आंखें नीचे ही चिल्लाकर कहा था। अजमार ने उसके चेहरा अपनी गिरफ्त में लेकर उसके चेहरे पर लगी हुई मिट्टी को अपने होठों पर रखता गया था। जरवा ने उसे देखा, जो अब उसके कंधों पर पड़ी ब्लैक शीशों वाली चादर को उसके बिखरे बाल संवारता उससे सर पर उड़ा चुका था। तुम कौन हो? जरवा ने उसके चेहरा अपने हाथों में लेते हुए लरसती आवाज़ में पूछा था। तुम्हारा अक्स मेरी जान, अजमार ने कहते ही उसे खुद में गुम कर लिया था। अब उसकी आंखें डार्क ग्रीन थीं। जरवा के दिमाग में ज़िले की आवाज़ गूंजी थी। तुम्हें पता है, अजमार की आंखें बचपन में ब्राउन हुआ करती थीं, फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो एक ही दिन सुबह उठा तो उसकी आंखें डार्क ग्रीन थीं।
जिले की आवाज़ ने उसे फिर से अजमार की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था, जिसने मोहब्बत से उसकी चमकती लौंग पर होठ रखकर उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। ऐसा होता है क्या, इंसान की जो पैदाइशी आँखें होती हैं वही कलर रहता है? मगर ये तो फिक्शन है। वो उसे उठाए बिना शर्ट के चलता कई लोगों को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर गया था। वो लापरवाही से चलता किसी को एक नज़र तक नहीं देख रहा था। उसे कौन नहीं जानता था, सब जानते थे वो एक ज़बरदस्त आवाज़ वाला सिंगर है, लेकिन उसकी आंखों का सर्दपन किसी को भी उसके पास भटकने नहीं देता था। ज़रवा की नज़रें सिर्फ उसके खूबसूरत चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो नाक के सीट पर चलता उसे नहीं देख रहा था। वो अब उसे लिए एक बहुत प्यारी जगह आ गया था, जहाँ हर तरफ हरियाली हरियाली थी। पास ही बहती झील, जिसका शफाफ ठंडा पानी पहाड़ों से बहता हुआ नीचे आता था। ज़रवा हैरानी से सब देखती उसकी तरफ पलटी। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे घर जाना है, मम्मा वेट कर रही होंगी। ज़रवा ने हाथ की उंगलियां आपस में पेवस्त किए हुए उससे कहा था, जो उसके ब्लैक चादर पर लगी हुई मिट्टी देख रहा था। आप सुन क्यों नहीं रही हैं? ज़रवा ने इस बार उसके कंधे हिलाकर पूछा था। अपनी चादर मुझे दो, मैं वॉश कर देता हूँ। अजमार ने कहते ही उसकी चादर उसके सरापे से उतारी थी। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं घर जाकर वॉश करवा लूँगी, आप इधर दें मुझे मेरी चादर। ज़रवा ने गुस्सैले लहजे से कहते ही चादर पकड़नी चाहिए, जब उसने एक हाथ से पकड़कर अपने नज़दीक खींचा था। ज़रवा, ना सुनने की आदत नहीं है मुझे माई हार्ट, इसीलिए नो आर्ग्यूमेंट। उसने हैरत से उसके नरम लहजे को सुना। फिर मैं क्या ओढ़ूँगी? ज़रवा ने जैसे लाड से पूछा हो उससे। आप मुझे ओढ़ लें, ज़िंदगी भर के लिए, आपको कभी बिखरने के लिए नहीं दूंगा। ये प्रॉमिस है अजमार अदिल का आपसे। अजमार ने मोहब्बत से पूर्ण गंभीर लहजे में कहा था। ज़रवा ने हैरत से नीम व होठों से उसकी हरकत को देखा। आपने ये क्या हरकत की है? मुझे नहीं पसंद इस तरह की हरकतें। लेकिन मुझे तो पसंद है ना, अजमार कहता हुआ उसकी चादर को बहते पानी में भिगो चुका था। ये सब करता वो कहीं से भी दी खड़ूस अजमार अदील नहीं लग रहा था। ज़रवा की आंखें मुस्कुराई थी। क्या अल्लाह ने इसे मेरे लिए भेजा है? ज़रवा ने उसकी मजबूत पुश्त को देखते हुए खुद बड़बड़ाई थी। वो अब उसकी चादर को निचोड़ता हुआ दरख्त के साए में डाल रहा था, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। तरफ हाथ बढ़ाया था। ज़रवा ने हाथ नहीं बढ़ाया था। उसके दिमाग में तर्क सोचे आना शुरू हो चुकी थीं। कभी ज़ैनिश की बातें तो कभी नादिया और फरजाना की बातें। उसके इर्द गिर्द सबकी आवाज़ें चकरा रही थी। ज़रवा, मेरा मान कभी मत तोड़ने देना। नादिया थी तो कहती थी, उसने अपनी बेटी की परवरिश बहुत आला पैमाने पर की है। फरजाना की आवाज़, तुम अच्छे से तैयार होकर आना हमारे निकाह में। ज़ैनिश की आवाज़ के साथ ही वो होश की दुनिया में आई थी। वो अब शदीद सरदर्द के साथ अजमार को देख रही थी। अजमार की आंखों में संजीदगी उचकी थी। ज़रवा, आई एम टेलिंग यू समथिंग। अजमार की बात पर उसने होठ भींचे थे। फिर एक फ़ैसला कर लिया था उसने। ये फ़ैसला सबकी ज़िंदगी में तूफ़ान लाने से बचा सकता था। मुझे आपसे तलाक चाहिए। उसने सामने बरसती बारिश को देखते हुए सपाट से अंदाज में कहा था। अजमार ने पहले तो उसे आंखें सुकेड़ कर देखा, फिर गुस्से से बोला, क्या ये क्या बकवास है? अजमार ने उसका रुख अपनी तरफ करते हुए दृष्टिगी से पूछा था। ये बकवास नहीं है, मुझे बस इस बेनाम रिश्ते से आज़ादी चाहिए तो चाहिए बस। ज़रवा ने कहते हुए होठ भींचे थे। और अगर ना दूँ तो? अजमार ने उसे अपने बेहद करीब करते हुए सर्द आवाज़ में पूछा था। ज़रवा ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जिस पर बारिश के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। ये खूबसूरत शख्स मेरा नसीब कैसे हो सकता था भला? ये तो ज़ैनिश का ही नसीब हो सकता है, मुझ जैसी कम शक्ल का नहीं। ज़रवा के दिल से एक तल्ख आवाज़ आई थी। अंदर ही अंदर कहीं बहुत से आंसू गिरे थे। तो मैं अदालत में जाऊँगी, खुला का केस करूँगी तुम पर। ज़रवा की आवाज़ में बहुत सी तकन और एक सद्दी सी जिद सी थी। जाओ, जहाँ मर्जी जाना है जाओ, लेकिन अजमार अदिल के नाम से तुम्हें दुनिया की कोई अदालत रिहाई नहीं दिलवा सकती है। जाओ, जिसे बताना है बताओ, लेकिन अजमार की गिरफ्त से तुम कभी नहीं निकल सकोगी, मर कर भी नहीं, समझे तुम? अजमार ने उसका चेहरा अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए सर्द और ऊंची आवाज़ में कहा था। उसके होठ ज़रवा को अपनी लौंग पर महसूस हुए थे, जिस पर वो काँप सी गई थी उसकी शिद्दत पर। सुबह से हारून ने ज़िले को जिच करके रख दिया था। कभी उस पेशेंट को देखो तो कभी किसी पेशेंट को। वो जिच होकर रह गई थी, जिसकी ब्राउन आंखें ज़िले की तीखी नाक पर धरा गुस्सा देखकर मुस्कुरा रही थीं। उफ, ये अजीब इंसान हमारे घर भी पर ही पैदा होना था। ज़िले ने चेयर पर बैठते हुए गुस्से से कहा था। डॉक्टर ज़िले, पीछे से किसी की बुराइयां करना गिला कहलाता है। इस अगले बंदे का तो गुनाह कम होंगे, लेकिन करने वाले के बढ़ेंगे। हारून ने फाइल उसके टेबल पर रखते हुए उसे नरम लहजे में समझाया। तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ, डॉक्टर राबेल तुम्हें ढूंढ रही होंगी, ज़िले ने चिढ़कर कहा। हारून मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। आपने तो मुझे छोड़ ही देना है,
तो मेरा घर राबेल के साथ ही बस जाने दें। आखिर किसी ना किसी से तो शादी करूँगा ना ही तो राबेल बहुत खूबसूरत लड़की है, यकीनन मेरे साथ वो बहुत सूट करेगी। हारून ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा था। राबेल माई फुट, वो कहाँ से खूबसूरत है? जिले ने नाक चढ़ाते हुए तीखे लबो लहजे में उससे पूछा था। जिले ने उसका हद से ज़्यादा करीब आना महसूस नहीं किया था, वो बस गुस्से में थी। डॉक्टर जिले, अब ये तो ज़्यादती है ना, भला राबेल में किस चीज़ की कमी है? इतनी खूबसूरत तो है, और मज़े की बात उसे मेरी बड़ी बड़ी मूँछों से कोई एतराज़ भी नहीं है। हारून ने उसकी उलझी लट को गाल से परे करते हुए संजीदगी से कहा था। जिले ने अब उसे गौर से देखा था। गंदमी रंगत पर तीखे नकोश वाला इंसान इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन वो क्या करती अपने दिल का कि वो शादी जिस बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, जिस रिश्ते का कोई एतबार ही नहीं था। हारून ने पहली दफ़ा उसे खुद से इतना नज़दीक किया था। जिले पीछे हुई और फिर गहरा सांस लेती उसकी तरफ पलटी थी। मैं तुम्हारी शादी हरगिज़ उस चूने जैसी शक्ल वाली से नहीं होने दूंगी। तुम भी गैर शादीशुदा ही रहोगे और मैं भी। जिले की बात पर हारून को 440 वॉट का झटका लगा था। जिले, हारून बस यही कह सका था। मैं ठीक कह रही हूँ माय डियर हस्बैंड, तुम्हारी शादी तो किसी न किसी से नहीं होगी। राबेल और तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। उंगली से उसकी धमकी देती हुई वो चली गई थी। पीछे वो हैरत से जिले की बातों पर गौर करता रह गया। जिले के साथ क्या मसला है? आखिर मुझे जानना होगा। मैं उसे ऐसे तो जाने नहीं दे सकता। क्या ये इनसिक्योर है किसी बात को लेकर? हारून ने चेयर के हैंडल पर हाथ रखकर सख्त परेशानी से बड़बड़ाया था। तुम अलग होने की बात करती हो, मेरा बस चले तो तुम्हें छोटी इस हवा को भी मना कर दूं कि ये लड़की सिर्फ मेरी है, इसके छूने का हक सिर्फ अजमार अदील का है। और तुम अलग होने की बात करती हो? ये खन्नास जिसने तुम्हारे दिमाग में भरा है ना, जल्द उनसे भी निमट लूँगा माई हार्ट। बस आइंदा ये कुफ्र में मैं तुम्हारे मुँह से ना सुनूँ। अजमार ने खींचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए जुनूनी लहजे में कहा था। जरमा ने सर ऊंचा करके उस फरिश्ता सिफत इंसान को देखा जिसे अल्लाह ने उसके लिए ही भेजा था, उसके सारी दुखों का मदावा बनाकर। वो खूबसूरत इंसान उसे इतना चाहता था। जरमा का दिल किया कि वो सबको चिल्ला चिल्ला कर कहे कि देखो, ये है वो इंसान जो उससे इश्क करता है, वो बदनसीब नहीं है। जरमा की आंखों से मोती लड़ियों की सूरत बहने लगे थे जब अजमार ने उसके आंसू होठों से चुनने हुए उसे अपने दिल में कहीं अंदर कैद किया था, जिससे जरवा की रिहाई किसी सूरत नहीं मिल सकती थी। अजमार ने जरवा के सर पर होठ रखते हुए दांत पीसे। मलिक मंसूर। अजमार दिल ही दिल में गुर्राया था। वो उसे खुद में कैद किए बारिश से महफूज कर रहा था। फिर वो बहुत खूबसूरती से मुस्कुराया था जब जरवा की कमज़ोर बाहों की गिरफ्त अपने गिर्द महसूस की थी। वो लड़की उसे चाहती तो बहुत थी, लेकिन ज़माने से डरती थी बहुत। अजमार ने होठ भींचते हुए सोचा, मॉल रोड तक जाती सड़क रात को किसी न किसी खोद को ख़राब कर ही दी। किसी ने खोद कर सारी ख़राब कर दी है। अदील साहब ने डिनर करते हुए सब घर वालों को अफसोस से बताया था। अजमार ने ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए अदील साहब को देखा जो उसे ही तंज़िया नज़रों से देख रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना है। अहमद साहब ने टिश्यू से हाथ मुँह साफ करते हुए ताकीद की थी। देखो भला सड़क में क्या दबाया था किसी ने जो सड़क खोद डाली। दादी ने मुंह बनाते हुए कहा था। अजमार मुस्कुराया था अदील साहब को देखकर, जिन्होंने होठ भींचे थे अपने सर पड़े बेटे को देखकर। शादी के दिन करीब आ रहे हैं, कोई तैयारी स्टार्ट की? अदील साहब ने अपना खाना फिनिश करते हुए मुबीन बेगम से पूछा था। बस कल से तैयारियां स्टार्ट कर रहे हैं हम, मुबीन ने अजमार के आगे से खाली कप उठाते हुए कहा था। अजमार मुस्कुराया अदील साहब को देखकर, जबकि आंखों का रंग अब हल्का सा ग्रीन था। डैड, आप लोग किसकी शादी की तैयारियों की बात कर रहे हैं? अजमार ने अनजान बनते हुए मासूमियत से पूछा। अदील समीर सब ने नाश्ता तर्क करके हैरत से उसे देखा था। अरे क्या हुआ? मेरे पूछने पर सब परेशान क्यों हो गए हैं? मैंने क्या कुछ गलत पूछ लिया है? अजमार ने हैरानी का तासुर देते हुए सबसे पूछा था। ये क्या बकवास है? तुम्हारी शादी होगी और जैनी से ही होगी, अंडरस्टैंड? अब समझ आ गया कुछ? अदील साहब ने चेयर से खड़े होते हुए गुस्से से कहा था। वो हल्का सा मुस्कुराकर खड़ा हुआ था। समझ गया हूँ मैं डैड, आपके समझाने का तरीका बेस्ट है, लेकिन ये तो समझने वाले पर है ना कि वो कितना समझता है माय डियर डैड। तपा देने वाली मुस्कुराहट से कहता हुआ वो जा चुका था। पीछे वो सब हैरत से खुले मुंह से उसे बाहर जाते देखते रहे थे। उफ अम्मा, ये मेरी औलाद है, इतनी बदतमीज़। अदील साहब ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा था। जैनी ने गुस्से से उसकी पुश्त को देखकर सर झटका। मैं भी तुमसे ही शादी करूँगी अजमार अदील, जैनिश ने चेयर से खड़े होते हुए सपाट से अंदाज में खुद से कहा था। इरम ने परेशानी से जैनिश को देखा था जिसके सपाट तासुरात थे।
जिल्ले मेरी बच्ची, आज कैसे याद आ गई तुम्हें अपनी माँ की? नादिया ने उसे देखकर मोहब्बत से लबरेज लहजे में पूछा था। आपको तो कभी याद आई नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही मिलाऊं। नादिया अभी अपनी सफाई में कुछ कहने ही लगी थी जब ज़रवा भागती हुई उस तक आई थी। आपी, व्हाट अ सरप्राइज़, ज़रवा ने उसके गले मिलते हुए मोहब्बत से कहा था। बस आ गई, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं ये मेडिसिन लेकर आई हूँ। एक मिनट, ये तुम्हारे चेहरे पर खराशें कैसी हैं? ज़रवा ने उसके चेहरे पर छोटे छोटे खराशों के निशान देखकर परेशानी से पूछा था। आप ही कॉलेज की सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी, ज़रवा ने सर झटकते हुए कहा। नादिया दोनों की मोहब्बत देख रही थी। इतने में फरजाना बेगम भी चली आई थी। अरे जिल्ली बेटी आई है, फरजाना ने ऊपरी मुंह से मुस्कुराते हुए उससे पूछा था। बस दादी, मैं ज़रवा के लिए मेडिसिन लेकर आई थी, इसे बुखार था ना? जिले ने मुरव्वत में मुस्कुराते हुए कहा। वरना ये औरतों से एक आंख नहीं बाती थी। भला जो औरत उसकी बहन से बुरा सलूक करती वो उसे कैसे अच्छी लग सकती थी? अच्छा मैं चलती हूँ, ये मेडिसिन टाइम पर ले लेना और अपना बहुत सा ख्याल रखना। कल मैं तुम्हारे फेस के ज़ख्मों के लिए क्रीम भेजूंगी। जिले उससे कहती हुई उसके गल पर बोसा देती जा चुकी थी, बिना किसी को देखे। नादिया, तुम्हारी किसी बच्ची को बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? लो भला, मुझसे एक बार तक हाल नहीं पूछा। फरजाना की बात पर नादिया और ज़रवा ने गहरी सांस भरी थी, अपने अपने कमरे में चली गई। ज़रवा अभी बैठी ही थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ था। ज़रवा ने अननोन नंबर देकर हैरत से कॉल पिक की। कौन? ज़रवा ने हैरत से पूछा था। माई हार्ट, अगले 5 मिनट में मुझे गेट से बाहर मिलो, वरना अगले 6 मिनट पर मैं घर के अंदर होऊंगा। फ़ोन बंद हो चुका था। ज़रवा ने हैरत से फ़ोन को देखा, जिसे वो सेल फ़ोन ना हो बल्कि अजमार हो। फिर जल्दी से मिरर के सामने अपने बाल संवार कर उस और चादर को ठीक करके सर पर लेती हुई वो हॉल में धीमे से कदम लिए चलती बाहर आई थी। ज़रवा, दरवाज़ा खोलो गार्ड, मैं वॉक पर जा रही हूँ, उसने नज़रें चुराते हुए कहा था। गार्ड ने सर हिलाकर डोर खोल दिया और जल्दी से बाहर निकली थी। फिर उसे देखा जो 7-8 के कदमों के फासले पर बाइक से टेक लगाए खड़ा था। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ही पैंट पर अपनी ग्रीन आई से वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। वो तो फिर मोहब्बत की तरसी हुई लड़की थी। असमार खूबसूरत चाल चलता हुआ उस तक आया, जो उस पर से ही नजरें जमाए खड़ी थी। तुम्हारी ब्लैक चादर कहाँ है? असमार ने उसे ब्राउन चादर ओढ़ देखकर नाक चढ़ाकर पूछा था। वो गंदी थी, वॉश करवाई है अभी। ज़रवा ने हल्की सी मुस्कान से उसे देखकर कहा था। आप 3-4 इस तरह की और चादरें खरीद लें, अजमार ने होठ भींचते हुए उसे ऑर्डर दिया था। क्या? ज़रवा ने हैरत से पूछा। ये आपके लिए। अजमार ने उसकी तरफ एक काला सा अजीब तरह का ब्रेसलेट बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? ज़रवा ने आंखें सुकेड़ते हुए उससे पूछा था। ये आपकी हिफाजत के लिए है, इसे कभी भी खुद से जुदा मत करिएगा, अजमार ने उसकी कलाई में वो ब्रेसलेट पहनाते हुए कहा। ज़रवा नीम व होठों से देखती रही। अजमार मुस्कुराया उसकी मावियत पर। ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या? उसने मुस्कुराते हुए आँख से उसे देखते हुए पूछा था। नहीं तो, ज़रवा ने जल्दी से बौखलाते हुए कहा। मतलब प्यारा नहीं हूँ? अजमार ने उसकी बैग पर हाथ रखकर अपने बेहद करीब करते हुए सपाट से लहजे में पूछा था। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। ज़रवा की बात पर उसने अपनी उसकी नाक से टच करते हुए मुस्कुराया था। हारून उसके पास आया, जो बालों को ऊंचा सा जोड़ा बनाए अपने लिए मैक्रोनी बना रही थी। जुलेखा, हारून की नरम सी आवाज़ पर वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जह हुई थी। मैक्रोनी नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता रही हूँ, जिले ने नाक चढ़ाकर कहा था। ओहो, मुझे मैक्रोनी नहीं चाहिए, बल्कि तुमसे एक फेवर चाहिए। हारून की बात पर वो उसकी तरफ पलटी थी। कैसा फेवर? जिले ने हैरत से पलटकर उससे पूछा था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हारून की बात पर वो हैरत ज़दा सी हो गई थी। तुम सच में दोस्ती करना चाहते हो मुझसे, या फिर मेरी मैक्रोनी को देखकर मस्का लगा रहे हो? ओहो, मैं सिर्फ जुलेखा जुल्फ़िकार से दोस्ती करना चाहता हूँ, वो भी पक्की वाली। फिर सोचकर जवाब दूंगी मैं, जिले ने नाक चढ़ाकर कहने पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। फिर जिले की मैक्रोनी की प्लेट पकड़कर वो जा चुका था। हो, ये क्या था? दोस्ती कर लो और मैक्रोनी की प्लेट आके ले जाओ, हारून कहता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया था। पीछे वो दोनों हाथ कमर पर रखे सदमे से खड़ी थी। मलिक मंसूर जैसे ही अपने ऑफिस में आया था, सामने बैठे शख्सियत को देखकर वो चौंक कर रखा था। मलिक मंसूर ने दांत पीसते हुए उस अकड़े इंसान से पूछा, जो उसकी चेयर पर बैठा सर्द नजरों से उसे ही देख रहा था। मुझे यहाँ देखकर शौक क्यों लगा तुम्हें मलिक मंसूर? अजमार ने सर्द मुस्कान से उससे पूछा था। मेरी मैक्रोनी वापस करो, वरना सारा घर रो रो कर इकट्ठा कर लूँगी मैं। समझ क्या रखा है? तुम मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई मैक्रोनी खा जाओगे और मैं देखती रहूँगी? इम्पॉसिबल। जुलेखा ने प्लेट उसके हाथ से छीनते हुए कोशिश करते गुस्से से नाक चढ़ाकर कहा था। तो बुला लो, मैं भी कह दूंगा जुलेखा झूठ बोल रही है, ये मैक्रोनी तो मैं बाहर से लेकर आया था, लेकिन जिले साहिबा की जब से मेरी मैक्रोनी पर नज़र पड़ी है तब से उसे लेने के दर पे है। हारून किसी से कम है क्या साजिश बनाने में? हारून ने
सिंगल सोफे से खड़े होते हुए नाक चढ़ाकर कहा था। उफ, तुम तो अगले इंसान को आधा पागल कर देते हो, जिले ने जिद होकर कहा था। हाँ, मैं तो आधा ही करता हूँ और आप पूरा का पूरा पागल कर देती हैं, उसने पॉकेट में हाथ डालते हुए रिलैक्स अंदाज में कहा था। कबूल है मुझे तुम्हारी दोस्ती, अब मेरी प्लेट वापस करो जल्दी से, बहुत भूख लगी है मुझे। पक्की वाली दोस्ती ना? हारून ने उसके आगे हाथ करते हुए मुस्कुराती नजरों से पूछा था। हाँ हाँ पक्की वाली, हाँ कच्ची वाली, जिल्ली उसके हाथ से प्लेट पकड़कर कहती हुई भाग गई थी। पीछे वो मुस्कुराता हुआ बालों में हाथ फेर कर रह गया था। ये तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? हारून ने पानी को गिलास में डालते हुए उससे पूछा था, जो रात के 11 बजे आया था। बस हो गई थोड़ी देर, दोस्त वगैरह के साथ था। अजमार ने उसके आगे से पानी का गिलास उठाते हुए लापरवाही से कहा। तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, चाचू कितने परेशान रहते हैं, इसका एहसास है तुम्हें? हारून ने काफ़ी गुस्से से उसे डांटा, जो सिर्फ हारून की ही सुनता था। वो कब परेशान नहीं होते? उन्हें तो मेरे इस घर पर रहने में भी एतराज़ है, तो क्या मैं इस घर से चला जाऊं? अजमार ने नाक चढ़ाते हुए तीखे लबो लहजे में कहा था। अजमार, जो भी हो, लेकिन तुम आइंदा टाइम पर घर आओगे, हारून ने उसका रुख अपनी तरफ करते हुए संजीदगी से कहा था। ये आपका ऑर्डर है या रिक्वेस्ट? अजमार ने आइज़ब्रो झुकाते हुए उससे पूछा था। तुम इसे ऑर्डर ही समझो ढीठ इंसान, वरना बहुत मार खाओगे तुम मुझसे। हारून के प्यार से कहने पर वो मुस्कुराता हुआ हारून के गले से लगा था। यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, अजमार ने संजीदगी से कहा था। हारून ने मुस्कुराते हुए उसका कुशादा माथा चूमा था। बस जिस दिन चाचू को पता लगा ना कि मैंने तुम्हें डुप्लीकेट कीज़ दी हुई हैं, तो वो मुझे तो डांटेंगे, वो भी तुम अच्छे से जानते हो। इसीलिए मेरे भाई 9 बजे ही घर आ जाया करो। ओके, आ जाया करूँगा। और कुछ? उसने एहसान करने वाले अंदाज में कहते हुए भवें हिचकाई थी। हारून ने सर झटक कर, उस ढीठ इंसान का कुछ नहीं हो सकता। मलिक मंसूर हॉस्पिटल में है, रात को किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया। लो जी, अजमार क्या करिए, तैयार हो जाए अस्पताल जाने के लिए। इदरीस साहब ने नाश्ता करते हुए फरजाना बेगम और नादिया से कहा था। जूस पी थी जरवा भी चौंक गई थी। अरे भला उस बेचारे को किसने क्यों हमला कर दिया है? मंगनी में तो 2 दिन ही रह गए थे। फरजाना ने चाय का कप रखते हुए परेशानी से कहा। बस पता नहीं, ये तो जाकर ही पता चलेगा ना। आप दोनों तैयार हो जाएं जल्दी से, इदरीस साहब ने अपना नाश्ता फिनिश करते हुए कहा था। जरवा ने परेशानी से नादिया और फरजाना बेगम को जाते हुए देखा, फिर अपनी बाकी बची हुई चाय पीने लगी थी। जरवा, घर पर ही रहना, आज यूं नहीं मत जाना। नादिया ने अपनी शॉल लेकर आते हुए जरवा को हिदायत दी। जी मामा, जरवा कहकर खड़ी हुई थी। इन सब के जाने के बाद वो टेलीविज़न खोलकर बैठ गई थी। तो नाजरीन हम आपको बताते जाएं, मलिक के जानने पहचानने की शख्सियत, मुल्क के जानी मानी शख्सियत मंसूर मलिक कल रात को अदील खान के बेटे अजमार, जो कि नुमाया सिंगर भी हैं, मलिक मंसूर को कत्ल करने की कोशिश की। मुल्क मलिक मंसूर का बयान है। नुमाइंदे की बात पर जरवा हैरत से झट सोफे से खड़ी हुई थी। मुंह पर हाथ रखे वो उसकी तस्वीरों को बेयकीनी से देख रही थी। जरवा खड़े से दोबारा सोफे पर गिरी थी। अजमार ने मलिक मंसूर को मारने की कोशिश की। ये इंसान किसी की भी जान ले सकता है। क्या इसकी नज़र में किसी इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? जरवा बेहतर आंसू से दुख से बड़बड़ाई थी। वो एक हसास दिल की लड़की थी। वो भला कैसे किसी की जान की परवाह नहीं करेगी? जरवा अभी भी फटी फटी आंखों से चलती स्क्रीन के मनाजर को देख रही थी। ये है मेरी औलाद, एक क्रिमिनल। उफ ऐसी औलाद से तो बेहतर है मैं बे औलाद ही रहता, अदील साहब ने मुठ्ठियां भींचते हुए गुस्से से भरपूर लहजे में कहा था। दादी ने भी ताज्जुब से सर झटका। हाँ, हॉल में सब परेशानी से बैठे सामने चलती न्यूज़ को देख रहे थे। हाय मॉम एंड डैड। नीचे आते हुए उसने बेतासुर लहजे में सबको विश किया था। अदील साहब ने पलट कर उसे देखा, फिर जोर से थप्पड़ उसके गाल पर मारा था। अजमार समेत सभी खड़े हुए थे अपनी जगह से। बस यही काम रह गया था जो वो कर दिया है तुमने। क्यों मारने की कोशिश की है तुमने मलिक मंसूर को? अदील साहब ने हैरत से तख्ते अजमार को एक और थप्पड़ मारते हुए गुस्से से पूछा था। जब हारून भागता हुआ बाहर से उनके करीब आया था, जिले, मोबीन, नवीन, इरम, अहमद साहब, जुल्फ़िकार साहब, नवाल और जैनिश सभी परेशान से अजमार और अदील साहब को देख रहे थे। चाचू क्या हो गया है? पहले इसकी सुन ले कि ये सच भी है या झूठ। हारून ने दोनों के दरमियान आते हुए इस परेशानी से उन्हें समझाया था। अजमार के चेहरे पर सख्त गुस्सा था। अजमार, ये झूठ है या सच? हारून ने अजमार की तरफ पलटते हुए पूछा था। क्या पूछ रहा है हारून, जवाब दो। अदील साहब ने उसे खामोश देकर गुस्से से टोका था। चाचू प्लीज़, मैं बात कर रहा हूँ ना। अजमार, बताओ चाचू को ये झूठ है या सच? हारून ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया था। हारून, भला मलिक मंसूर की उससे क्या दुश्मनी होगी जो वो इसे फंसाएगा? अदील साहब ने दांत पीसते हुए कहा था। अदील, तुम पहले इसके सुन लो, पहले फिर गुस्सा करना। अहमद साहब ने संजीदगी से अदील को समझाया था।
अदील भाई ठीक कह रहे हैं, हमें बैठकर इस मसले पर बात करनी चाहिए। यूं गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जुल्फ़िकार साहब ने कहा था। मैंने मारने की कोशिश की है मलिक मंसूर को, तो फिर? असमार की सपाट सी आवाज़ पर सबको साकत कर गई थी। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, अदील साहब ने अब की दफ़ा इंतहाई गुस्से से कहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मुआफ़ कर दे, बच्चा है अभी। मुबीन ने अदील की इल्तिजा की। खबरदार अगर उस की हिमायत में कोई बोला तो, और अगर तुम ना गए तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। अदील की आवाज़ ने सबको हिलाकर रख दिया था। अदील होश से काम लो, दादी ने उसे डांटा था। बस अब अगर कोई बोला तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। इस घर में या तो ये रहेगा या फिर मैं। अदील के सपाट आवाज़ से सबको हैरत के साथ साथ दुख भी हुआ। दुख से भी दो चार कर दिया था। अब सबकी नज़रें अजमार पर थीं, जो तीखी नज़रों से अदील साहब को ही देख रहा था। जा रहा हूँ मैं इस घर से, अब इस घर में अपनी ज़िंदगी तक कदम नहीं रखूँगा। माई डियर डैड, ये घर आपको मुबारक हो, अजमार सर्द लहजे में कहता हुआ आगे बढ़ा था जब हारून ने उसे रोका था। हारून, मत रोकना इसे भी तो पता चले ना, खुद कमा कर खाना कितना आसान है। अदील साहब ने दांत पर दांत जमाते हुए सपाट से अंदाज में तंज किया था। पहले भी कभी आपसे मैंने अपनी इस जात के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। डैड, गुड बाय। माँ के सर पर होठ रखता हुआ वो तेज़ कदमों से चलता हुआ हॉल से निकल गया था, बिना कोई सामान वगैरह लिए। चाचू, आपने अच्छा नहीं किया, हारून ने तासुफ से कहा, जो सर झटके कमरे में चले गए। मुबीन रो रही थी। नवीन और इरम उसे चुप करवाने में मौजूद थी। खुद भी बहुत परेशान थी। जिले और हारून एक दूसरे को देखते चुप से थे। फिर हारून ने पलकें झपकाते हुए उसे तसल्ली दी। जिले ने होठ भींचकर सर हिलाया। ये सब इरम ने बहुत ज़ब्त से देखा था। हसीब, मेरे लिए अभी एक वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट अरेंज करवाओ। वो रोड पर चलता हुआ फ़ोन में से हसीब को हिदायत दे रहा था। सब ठीक है इजी, क्या मलिक मंसूर को तुमने ही मारने की कोशिश की है? हसीब की आवाज़ पर उसने होठ भींचे थे। मारा तो नहीं है, लेकिन उसने ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है ना, उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। आसमार की सर्द आवाज़ पर हसीब ने ठंडी सांस भर के मलिक मंसूर के गलत बंदे से पंगा ले लिया था। जिले बालकनी में हाथ सीने पर बांधे खड़ी थी जब हारून उसके पास आकर खड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगता है अजी ऐसा कर सकता है? जिले ने उसकी तरफ रुख करते हुए उलझाए हुए अंदाज में पूछा था। वो गुस्से का तेज तो बहुत है, लेकिन मलिक मंसूर से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, या मलिक मंसूर की उससे? ये मुझे कुछ उलझा रहा है। उफ, पता नहीं क्या होगा अब, जिले ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। पुलिस को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करवाया है मैंने, अहमद से कहकर हारून ने परेशानी से माथा मसलते हुए कहा। तुमने हालत को बहुत समझदारी से कंट्रोल किया है। जिले ने पहली दफ़ा उसकी तारीफ़ की थी, जिस पर हारून ने होठ पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। शुक्रिया मैम, मेरी छोटी सी तारीफ़ के लिए, हारून ने सीने पर हाथ रखते हुए हल्के से झुककर कहा था, जिस पर उसके कटावदार होठों पर मुस्कुराहट चमकी थी। मुझे मंजूर है तुमसे दोस्ती। जिले की बात पर वो उसकी तरफ देखने लगा। तुम ना भी कहती तो भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मान चुका था, माय डियर फ्रेंड। हारून ने उसकी तीखी नाक को दबाते हुए मुस्कुराते लहजे में कहा था। तुम? वो जो बेड पर उलझी हुई बैठी थी, उसे सामने खड़ा देखकर वो चौंक कर खड़ी हुई थी। कैसी हैं आप? उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए फिक्रमंदी से पूछा था। वहीं रुक जाए और चले जाए मेरे घर से। अजमार के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। क्यों, तुम जा नहीं रही? तुम क्यों नहीं जा रहे? जरमा ने गुस्से से नाक के नथने फुलाते हुए उससे पूछा था। और अगर ना जाऊं तो? अजमार के सपाट से अंदाज पर उसने लब भींचे। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, बेहतर होगा मुझे इस बंधन से आज़ाद कर दो। जरवा की बात पर उसने होठ भींचे थे। कहाँ कुछ नहीं, मैं अब मलिक मंसूर से ही शादी। अभी ये लफ्ज़ उसके मुंह में ही थे जब उसकी गर्दन पर उसने अपनी मजबूत हाथों में दबोची थी। तुमने किसकी इजाज़त से ये बोला? हाँ, अजमार ने उसकी गर्दन छोड़कर उसके भला खुले बालों को हाथों में लेते हुए दृष्टि से पूछा था। तुम एक कातिल हो, तुम तो किसी का भी कत्ल कर सकते हो। जरवा ने उसे अपने बालों से छुड़वाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा था। हाँ, कर सकता हूँ, जो हमारे बीच आएगा उसका मैं यही हाल करूँगा। यू अंडरस्टैंड? और मेरे अलावा तुम किसी और को देखकर तो दिखाओ, जान न ली तुम्हारी तो कहना। अजमार ने उसके बाल छोड़कर उसे अपनी मजबूत पनाह में कैद करते हुए गुस्से व जुनून से कहा था। अब वो दोनों एक दूसरे को गुस्से व जुनून से देख रहे थे। क्यों मारा तुमने मलिक मंसूर को? जरवा ने बहुत गुस्से से पूछा था। वो मेरी बीवी पर नज़र रखे और मैं बेगैरत बनकर उसे प्यार समझाना? नो जरवा डियर, ये प्यार से समझाने मेरे डिक्शनरी में नहीं है। उसने उसे एक झटके से अपने बेहद करीब करते हुए सर्द लहजे में कहा था। जरवा ने होठ भींचकर उसके होठ हिलते बहुत करीब से देखे, लेकिन वो देखना नहीं चाहती थी उसके चेहरे को, जैसे वो देखकर वो सब कुछ भूल जाती थी। जाओ यहाँ से, वरना अभी गार्ड को बुलवा लूँगी मैं, जरवा ने गुस्से से कहा था। माय हार्ट, डरता मैं अपने बाप के अलावा किसी से नहीं हूँ। जाओ बुला लो उनको भी, ज़रा देखूँ तो कैसी हिफाजत करते हैं वो मेरी बीवी की।
उसके तंजिया और तमस्कराना लहजे पर ज़रवा ने होठ भी जीते। मेरा इश्क सिर्फ तुम हो और तुम्हारा इश्क भी मैं ही हूँ, होना चाहिए माय डियर, वरना मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें खुद से इश्क करवाना होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ख्याल रखना अपना और आइंदा मुझसे ये लफ्ज़ मत कहना। तुम्हारे मामले में ख़ुद को बहुत कंट्रोल करता हूँ, ये ना हो मैं अब की दफ़ा वो करूँ जो तुम सह ना पाओ। वो उसे छोड़ता हुआ जिस खिड़की से आया था उसी से चला गया था, उसे साकत छोड़े। ज़रवा बेजान सी बेड पर गिरी थी। वो क्या करे? मलिक मंसूर ने इदरीस साहब से 15 दिन के अंदर अंदर निकाह का कह दिया था, जिसे इदरीस और फरजाना ने मान भी लिया था बिना नादिया का कोई एतराज़ सुने। ज़रवा सोच सोच कर पागल हो गई थी कि क्या करे वो, आप कैसे सच्चाई बताए सबको? क्या कोई यकीन कर लेगा उनके निकाह की सच्चाई पर, जबकि उन दोनों के पास तो निकाहनामा भी नहीं था। बस यही सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटे जा रहा था। ऊपर से अजमार का जुनूनी रूप, उफ, मुझे आप ही को बताना होगा। इस फैसले पर वो ठहरी थी कि अब ज़िले को बताने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने न्यू अपार्टमेंट के सोफे पर बैठा उलझा बिखरा खड़ा था। मलिक मंसूर, अच्छा नहीं किया है तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर। मुझे ज़रवा की नज़रों से गिराना चाहते थे ना, लेकिन तुम्हारी साजिश अब तुम पर ही उल्टाऊंगा मैंने बस तुम्हारे सर फाड़ा था, ना कि जानलेवा हमला। असमार शर्द लहजे में बड़बड़ाया था। ज़रवा, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे लिए मैं अपने सराय ऐसे कत्ल ले सकता हूँ। आई डोंट केयर फॉर एनीवन। वो गुस्से से बड़बड़ाया था जब दरवाजे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था। आप क्यों आए हैं यहाँ, और किसने बताया आपको मैं यहाँ का? अजमार ने हारून को देखकर तीखे लबो लहजे में पूछा था। अपने भाई तक पहुँचने के लिए मुझे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, हारून ने उसके करीब आते हुए संजीदगी से कहा था। अजमार ने लब भींचे। बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ, मुझसे शेयर करो अजी, कुछ परेशानी है तुम्हें? हारून ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे लहजे में कहा था। भाई आप जानते हैं मैं अपने मसले को सॉल्व करता हूँ, अजमार ने इस बार ज़रा धीमे लहजे में कहा था। उफ़, क्यों इतने ज़िद्दी हो तुम? चाचू तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं, सो नाराज़गी अपनी जगह, घर क्यों छोड़ आए थे? ये आप मुझसे कह रहे हैं? मैं अगर ना आता तो आपके प्यारे चाचू अब तक अपना सामान बांध चुके होते। अजमार के तंजिया लहजे पर हारून गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया था। क्या करूँ मैं तुम्हारा मेरे प्यारे भाई? ठीक है तुम यही रहो जब तक चाचू का गुस्सा कम नहीं होता। हारून के नरम अंदाज पर अजमार की आंखें सुकेड़ कर उसे देखा था। अब इस घर में तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे आपके चाचू का गुस्सा कम हो या ना हो, अजमार ने सोफे पर नीम दराज होते हुए नाक चढ़ाकर कहा। हारून मुस्कुराया था। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मलिक मंसूर से? हारून ने उसके पास बैठकर पूछा था। कोई दुश्मनी नहीं है। कहीं मलिक मंसूर ज़रवा से तो रिलेटेड नहीं है? हारून की आवाज़ पर उसने सपाट नज़रों से हारून को देखा था। आप बाज नहीं आएंगे ना? अपनी जासूसी से अजमार ने तुनक कर पूछा था। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हें लगता है कि मैं गाफिल होऊंगा तुमसे? अब शाबाश, बताओ मलिक मंसूर को क्यों जान से मारने की कोशिश की? हारून की आवाज़ पर वो तुनक कर उठा था। भाई सीरियसली आपको लगता है कि मैं किसी को जान से मारने की कोशिश करूं तो वो जान से बच सकता है? इस खबीस का नाक और सर फाड़ा था बस मैंने, वो भी उसकी चरब ज़बानी की वजह से। अजमार ने नाक चढ़ाकर कहा था, जिस पर हारून ने ताज्जुब से अपने सबसे खूबसूरत भाई को देखा था जो इंतहाई ढीठ वाक़या हुआ था। सुधर जा मेरे यार, हारून ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर उसने अपना खूबसूरत नाक चढ़ाया था। हारून ठोड़ी पर हाथ हल्का सा मुक्का बना कर रखे उसे देख रहा था, जो उसे खुद से भी ज़्यादा अजीज़ था। उसका कोई अपना बहन भाई नहीं था, लेकिन अजमार को वो अपनी बहन भाई से ही मानता था। क्या ज़रवा के लिए सीरियस हो? हारून की बात पर उसने होठ भींचे। पहले कितनी लड़कियों के साथ आप देख चुके हैं मुझे? अजमार के तीखे लहजे पर वो मुस्कुराया था। क्या तो ठीक रहे हो मेरी जान, लेकिन दादी ने उसका रिश्ता एक और जगह पक्का कर दिया है। सुना तो होगा तुमने। ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें पता ना हो? हारून की बात पर वो सराय से मुस्कुराया था। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अजमार के सपाट अंदाज पर हारून ने उसे ताज्जुब से देखा था। चाय बनाकर लाओ, सुबह से चैन से बैठा नहीं हूँ मैं। हारून के तीखे से अंदाज पर उसे देखा, थके से अंदाज पर उसे देखा, फिर उठकर किचन में चला गया था। वो 2 ही मिनट में चाय ले आया था। अजमार पास आ जाओ, मैंने तुम्हें बनाने को कहा था। सॉरी माय ब्रदर, लेकिन आपका भाई ऐसे काम नहीं कर सकता। उसके मुंह बनाकर कहने पर हारून मुस्कुराकर चाय के घूंट ले गया। ज़िले सबके लिए चाय लेकर आई थी जब हारून घर के अंदर एंटर हुआ था। कहाँ है वो हारून? मुबीन ने जल्दी से सोफे से खड़े होते हुए उससे पूछा था। चच्ची वो ठीक है, आप परेशान न हो, आ जाएगा जब उसका गुस्सा ठंडा होगा। हारून ने सोफे पर नवीन के साथ बैठते हुए उन्हें तसल्ली दी। पता नहीं क्या हो गया है दिल को, अपने ही बेटे के खिलाफ हो गए हैं। मुबीन ने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए परेशानी से कहा। ज़िले ने सबको चाय सर्व की। अरे मुझे नहीं पीनी,
तुम्हें कौन सा कोई ढंग का काम आता है? चाय भी ऐसे ही बनाई होगी। जाओ जैनी, तुम चाय लेकर आओ मेरे लिए बनाकर। मुबीन ने जिले पर गुस्सा उतारा था। जबकि जिले के तासुरात सख्त थे, वो उन्हें अच्छे से जवाब दे सकती थी, लेकिन हालात को देखते हुए चुप हो गई। जैनिश अच्छा खाला कहती हुई किचन में चली गई थी। जिले, ये चाय मुझे दे दो, बहुत तलब थी मुझे। हारून ने जिले के हाथ से चाय कप लेते हुए उसे आंख से रिलैक्स रहने का कहा था। जिले ने नाक चढ़ाकर मुबीन और इरम को देखकर नवीन के पास बैठी। उफ जिले, क्या चाय बनाई है, वाह वाह यार, अमेजिंग। हारून की तारीफ पर सबने चौंक कर उसे देखा था, जो चाय के सिप लेता जिले की तरफ मतवज्जा था। सबको हैरत हुई कि वो तो जिले के हर काम में कीड़े निकालता था, कहाँ आज हर घूंट पर उसकी तारीफें कर रहा है। इरम और मुबीन तो जल भुन गई थी जिले को हर किसी मुस्कान से हारून को देखता देखकर। हारून, उसे कहो अगर घर आना है तो शराफत से रहना होगा और जैनिश से शादी करनी पड़ेगी, तभी वो इस घर में आ सकता है। घर के अंदर आती जरवा वहीं रुक गई थी साकत होकर। वो जिले से मिलने आई थी। चाचू, ये क्या कह रहे हैं आप? हारून ने खड़े होते हुए उनसे पूछा था। यही मेरा अटल फैसला है हारून, और उसमें कोई लचक नहीं आएगी, आदिल साहब कहते हुए वापस कमरे में चले गए थे। हारून ने ताज्जुब से सर झटक कर आदिल साहब के पोस्ट को देखी थी। दादी ने भी आदिल साहब के फैसले की तायद की थी। जैनिश ने मुस्कुराकर मुबीन को चाय का कप पेश किया। जरवा उन्हीं कदमों से वापस पलट गई थी। वो पार्क में बैठी सामने खेलते बच्चों को देख रही थी। आप ही खेले ना हमारे साथ, एक 7 साल के बच्चे ने उसका हाथ पकड़ते हुए मासूमियत से कहा था। जरवा मुस्कुराई थी। नहीं क्यूट बेबी, मुझे नहीं खेलना आता, आप लोग खेलें जाकर। जरवा ने उसके फूले हुए से गाल खींचते हुए कहा था। नहीं, आप हमारे साथ खेले ना। जरवा हल्की सी मुस्कान से उनके साथ चली गई थी। जब सामने खड़े अजमार को देखकर वो ठिठकी थी। अजमार ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक अलग थलग जगह ले आया। क्या बात है, तुम ठीक हो? जो फ़ोन कर अर्जेंट बुलाया है? अजमार ने उसकी चमकती लौंग को देखकर पूछा था। जरवा ने होठ भींचकर उसे देखा। वो ये फैसला करके सबको ज़िंदगी बचाना चाहती थी। मैं अगर तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे ना तुम मुझे? जरवा की बात पर वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था और गौर से उसे देखा था। उसने होठ भींचे थे। मैसेज जरवा, मांगो, जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए, और अगर तुम कुछ ऐसा मांगना चाहती हो जिससे तुम मुझसे अलग हो जाओ तो भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। उसके सर्द आवाज़ पर जरवा ने होठ भींचकर उसकी तीखी नज़रों से देखा था। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वैसे भी मलिक मंसूर मैच्योर पर्सन है और मेरी माँ सब बाप को पसंद भी है, और जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पसंद करेंगे मुझे अपने लिए वही मंजूर है। जरवा की बात पर उसने उसे खींचकर दरख्त की चौड़े तने से लगाया और फिर उसके सर पर पीछे हाथ रखकर अपने करीब किया था। जरवा ने हैरत से उसे देखा, जो उसकी तपिश भरी नज़रों से देखता होठ भींचकर देख रहा था। जरवा, माई हार्ट, अपनी दादी और डैड की पसंद का क्या करोगी? हाँ, इनका फैसला भी तुम्हें मंजूर होना चाहिए। अजमार के तंज पर वो पथराई हुई नज़रों से उसे देख रही थी। तुम्हें कैसे पता? जरवा ने बेसाख्ता पूछा था। मैसेज इसी दुनिया में रहता हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो क्या मेरी आंखें अंधी हैं और कान बहरे हैं जो मैं देख कुछ सुन नहीं सकता? बहुत बार मैंने खुद को कंट्रोल किया है तुम्हारी इन बातों पर। मुझे मेरा वो रूप धारने पर मत मजबूर करो जो तुम सह ना सको माय डियर वाइफी। जरवा होठ भींचकर बस उसको उस गुस्से से घूर जा रही थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास हमारे निकाह का? जरवा के कहने पर वो मुस्कुराया था। मेरे दिल पर तुम्हारा नाम लिख दिया चुका है मिसेस जरवा। मुझे लोगों की गवाही की या एक कागज़ के टुकड़े की कोई परवाह नहीं। जरवा के सख्त लहजे पर वो गुस्से से भिनभिनाकर रह गई थी। तो तुम नहीं मानोगे? अभी ये लफ्ज़ उसके मुंह में ही थे जब अजमार ने गुस्से से हाथ का मुक्का जोर से दरख्त पर मारा। खुदरी सतह वाले दरख्त पर मारने से उसके हाथ पर जख्म आए थे। जरवा काँप सी गई थी उसकी शिद्दत देखकर। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। तुम क्यों रो रही हो? आंसू पोंछो अपने। मेरे होते तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना तुम अजमार अदिल की अमानत हो। अजमार सपाट से अंदाज में कहकर आगे बढ़ा ही था जब उसे रुकना पड़ा। मिस्टर अजमार, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा, इंस्पेक्टर नबील ने उससे बहुत रिलैक्स अंदाज में कहा था। जरवा ने मुंह पर हाथ रखा। जरवा, मैं रात को तुमसे मिलूंगा, डोंट वरी। मैं पहले भी 3 बार जा चुका हूँ जेल, सो रिलैक्स। अजमार ने उस बार परेशान सूरत को आंखों से बहते लगातार आंसू देखकर उसे तसल्ली दी और पुलिस के साथ अपनी मखसूस चाल चलता हुआ उसकी नज़रों से दूर हो गया था। जरवा अब बेंच पर बैठी ऊंचा ऊंचा रोए चली जा रही थी, उसे चुप करवाने वाला जो जा चुका था। मुइज़ ने गार्डन में परेशान सूरत लिए बैठी नवाल के आगे चुटकी बजाई। क्या बात है, बहुत परेशान है, मेरे सरकार नज़र आते हैं, अल्लाह खैर करे। मुइज़ ने उसके झूले को आगे की तरफ धक्का देते हुए अपने मखसूस लहजे में पूछा। कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, सर न खाओ मेरा। नवाल ने हिलते झूले को रोकते हुए मुंह बनाकर कहा था। अरे मेरी जान, अगर अजमार के लिए परेशान हो तो आ जाएगा 1-2 दिन तक। मुइज़ ने उसके साथ बैठते हुए संजीदगी से कहा।
वैसे जाओ अपनी होने वाली सास से मिल लो, वो भी आई हैं। मुइज़ ने शरारती नज़रों से उसे देखते हुए कहा था। ओफ, तुम हो ही पागल इंसान, वो मेरी सास नहीं फुप्पो हैं, सो कंट्रोल रखो अपनी ज़बान को, वरना खींच कर बांध दूंगी कहीं। नवाल पैर पटक कर कहती हुई जा चुकी थी। मुइज़ भी मुस्कुराता उसके पीछे भागा। उसे सताने का मौका वो थोड़ी ना हाथ से जाने देना चाहता था। जिले, ये तुम्हारे लिए। जिले सोफे पर बैठी हुई न्यूज़ देख रही थी जब उसने उसके आगे मैक्रोनी की प्लेट की। जिले ने हैरत से उसे देखा था। ये मेरे लिए तुमने बनाई है क्या? जिले ने सीधे होकर बैठते हुए हैरत से पूछा था। ऑफ कोर्स माय लवली फ्रेंड, खाओ और बताओ डॉक्टर हारून के हाथ का जायका कैसा है? हारून ने प्लेट उसके हाथों में थमाते हुए कहा था। ओफ, क्या पता तुमने इसमें जहर मिला दिया हो, जिले ने नाक चढ़ाते हुए कहा था। जिले, खानी है या मैं नवाल को दूं? इस बार हारून की धमकी काम कर गई थी। वो उसे घूरती हुई जल्दी से मैक्रोनी खाना स्टार्ट कर चुकी थी। तभी हारून का फ़ोन रिंग हुआ। हारून ने जिले से एक दो कदम फैसले पर होते हुए अहमद की कॉल रिसीव की। क्या? ओफ, आ रहा हूँ मैं, ख्याल रखना उसका, मैं बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। क्या हुआ? जिले ने उसकी परेशानी सूरत देखकर हैरत से पूछा था। आकर बताता हूँ जिले, तुम आज प्लीज़ नाइट ड्यूटी हर शिफ्ट पर शिफ्ट हो जाना। हारून अजलर से कहता हुआ जा चुका था। जिले ने मैक्रोनी खाना तर्क करके हारून की परेशानी के बारे में सोचने लगी, फिर उठकर नीचे जाने के लिए बढ़ी। तुम मर गए थे, जो मेरे भाई को वो ले गए और तुम कुछ नहीं कर सके, हद है यार। हारून ने ड्राइविंग करते हुए अहमद से सख्त लहजे में बासपरस की थी। यार मैं क्या करता, मलिक मंसूर कोई छोटा आदमी तो नहीं है, अजमार के खिलाफ ऊपर से ऑर्डर थे, मैं क्या कर सकता था। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम जल्द ही छुड़ा लेंगे अजमार को, अहमद ने उसे तसल्ली दी थी। बस तुम चुप ही रहो तो बेहतर है। हारून ने गुस्से से कहते हुए फ़ोन बंद किया, फिर पुलिस स्टेशन में तेज़ कदमों से आया था। अजमार मेरा भाई कहाँ है? हारून ने इंस्पेक्टर नबील से गुस्से से पूछा था। जनाब, वो आधा घंटा पहले ही जा चुके हैं यहाँ से। क्या? लेकिन उसकी बेल किसने करवाई? हारून ने हैरत से पूछा था। मलिक मंसूर ने, इंस्पेक्टर नबी ने लापरवाही से कहा था। हारून दांत पीसता हुआ उसे थाने से बाहर आया और फिर गाड़ी को फुल स्पीड छोड़कर उसके फ्लैट पर आया, जहां वो सोफे पर दराज रेसलिंग देखने में मगन था। हद है, मैं परेशानी में पहले थाने गया, फिर इधर आया और तुम हो के बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठे ये फिजूल शो देख रहे हो। आपको कहा तो था मत परेशान हुआ करें मेरी वजह से, अजमार ने सर्द लहजे में कहा था। तुम ठीक हो? और मलिक मंसूर ने पहले तुम्हें गिरफ्तार करवाया और फिर छुड़वा दिया, ये क्या मिस्ट्री है? हाँ, हारून ने उसके पास वाले सोफे पर बैठते हुए तशस्सुस से पूछा था। भला शेर को कोई कब तक कैद में रख सकता है भाई, बस धमकी दी और आपके सामने हूँ, अजमार ने हल्की सी मुस्कान से कहा था। कैसी धमकी? हारून ने आईब्रो झुकाते हुए सवालिया अंदाज में पूछा था। बस ये एक सिगरेट है मेरे प्यारे भाई, अजमार ने संजीदगी से कहा था। हारून उसे घूरता हुआ उठा और फिर उसके सर पर प्यार करता हुआ चला गया था। उसकी हल्की ग्रीन आंखों में अब सर्दपन छा चुका था। क्या हुआ था जो तुम भागते हुए चले गए थे? जिले, जो किसी मरीज को चेक करती हुई आई थी, सामने से हारून को आता देकर उससे फिक्रमंदी से पूछा था। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मसला हो गया था, हारून ने उसके गाल पर झूमती हुई लट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा था। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? जिले ने नाक चढ़ाते हुए उससे पूछा था। नहीं यार, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, तुम चलो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में। तुम चलोगी मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, जिले ने मुंह बनाते हुए कहा था। ओके, राबिल से कहता हूँ, वो तो चलेगी, हारून ने सर हिलाते हुए कहा था। वो कैसे जा सकती है? मैं चलूँगी, बस मजाक कर रही थी मैं तो। उसे तो इधर भी बहुत सारे काम होंगे, जिले ने मुंह बनाते हुए कहा था। हारून मुस्कुराकर आगे बढ़ गया था। राबेल राबेल राबेल, बस ये नाम ही रह गया है, राबेल राबेल राबेल, बस ये नाम ही रह गया है सुनने को। बड़ा आया, राबेल को ले जाता हूँ। वो बड़बड़ाती हुई अपने केबिन में बैठी। अजमार ने हसीब को देखा था। जो कह रहा हो वो करो, उसने यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते हुए हसीब से कहा था। अजमार ने अपना सतवा नाक चढ़ाते हुए कहा था। ओफ यार, किसी दिन तुम मुझे अब्बू से जूते पड़वाओगे सीरियसली? हसीब ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। अगर मेरा काम ना किया तो मुझसे भी पड़ेंगे, चल अब उठ जा, अजमार ने भंवे इकट्ठे करते हुए अपनी मखसूस ढीठ से अंदाज में कहा था। हसीब मुंह बसोड़ता हुआ उसके पीछे बढ़ा। शुक्रिया जरवा, मुझे अपने नोट देने के लिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, सीरियसली। जरवा के क्लास फेलो राहिम ने जरवा की तरफ उसके नोट उसकी तरफ पढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा था। कोई बात नहीं, तुम्हें जब चाहिए हो मुझसे ले लेना। जरवा ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा था। अजमार अपनी मुठ्ठियां पीछे दोनों तक आया था। मिस्टर राहिम, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जरवा से कोई हेल्प लेने की, अपना काम खुद करना सीखो, अजमार ने सपाट से अंदाज में राहिम को कहा था। जवाबन राहिम मुँह बनाता हुआ जा चुका था। मिसेस हार्ट, दूसरों को खुद उनके काम करने दिया करो तो बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। पहले ही इतनी कमज़ोर हो, ऊपर से पढ़ पढ़ कर दिखती भी नहीं हो, अजमार ने नॉर्मल से लहजे में कहा था।
तो जाएं उसे ढूंढें जो आपको नजर आए। मेरे पास क्या कर रहे हैं? जरवा के तीखे लहजे पर पहली बार उसके होंठ बेसाख्ता मुस्कुराए थे। क्या करूं मैं तुम्हारा जरवा, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? अजमार की बेबसी से कहने पर वो जो नाक फुलाए खड़ी थी अब की उसकी तरफ देखने लगी थी। अजमार पर प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं तुम्हें अपने रूम में, एक स्टूडेंट ने उसे पैगाम देकर चला गया था। अजमार ने जरवा को देखा। आता हूँ थोड़ी देर तक, तुम क्लास लो तब तक। उसे हिदायत देता हुआ वो जा चुका था। जरवा ने हैरत से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। उसकी ख्वाहिश थी उसकी पुश्त से सर टिकाकर घंटों बैठी रहे, लेकिन उसके आगे उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता था। सर में दर्द से ठीसें उठने लगती थीं। अजमार देखो, माना तुम स्टडी में ज़ीरो हो, लेकिन तुम दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थे, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ बर्दाश्त करते थे। लेकिन तुम्हारा बार बार जेल जाना, फिर मलिक मंसूर पर जानलेवा हमला करना हमारे कॉलेज के साथ साख मुतासिर कर रहा है। इसीलिए हमें तुम्हें ना चाहते हुए भी सस्पेंड करना होगा। प्रोफेसर बनावटी लहजे पर मुस्कुराया था। प्रोफेसर के बनावटी लहजे पर वो मुस्कुराया था। इट्स ओके प्रोफेसर जी, समझ सकता हूँ, पैसे आ गए हैं आपके पॉकेट में मुझे यहाँ से निकलवाने के। इट्स ओके। ये क्या बकवास है? तुम्हें लगता है मैं रिश्वत लेकर तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ? अरे मुझे लगता नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है कि आपने मलिक मंसूर से पैसे लिए हैं, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा, ये याद रखिएगा आप। महसूस सर्द लहजे में कहता हुआ वो जा चुका था। पीछे प्रोफेसर यही सोचता रह गया कि इसे कैसे पता चला रिश्वत का। वो सब लड़कियों के बीच में खड़ी कोई होने वाली टेस्ट के बारे में बात कर रही थी जब वो अपने मखसूस मगरूराना चाल चलता हुआ उसके पास आया था। अपना ख्याल रखना और किसी लड़के से बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता हुआ जा चुका था। जरवा को साकत और हैरान छोड़े। उसके साथ खड़ी लड़कियां भी हैरत से मिस्टर अकरूब को बात करते देखती हैरान सी थीं, क्योंकि वो लड़कियों से बात करना तो दूर उन्हें देखता तक नहीं था। जरवा साकत नज़रों से उसकी पुश्त को देखती आंसू जब्त से कंट्रोल कर रही थी। हमारी बेटी का निकाह हो चुका है चौधरी अरशद साहब, आपको किसी ने गलत बताया है कि वो गैर शादीशुदा है। तो अहमद साहब, निकाह ही हुआ है ना? कौन सा वो बिहाता है? हमारे घर राज करेगी आपकी बेटी जुल्फ़िकार साहब। चौधरी अरशद की बात पर अहमद साहब और जुल्फ़िकार साहब ने बहुत ज़ब्त से चौधरी अरशद को देखा था। माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के बेहुदा काम नहीं होते हैं। आप चाय वगैरह पी कर जा सकते हैं। जुल्फ़िकार साहब ने इंतहाई गुस्से से कहा था। हम आपकी बेटी के नाम 30 मुरब्बा ज़मीन लगवा देंगे, आप बस हाँ कर दें, इसके अलावा जो आप चाहेंगे। चौधरी अरशद ने मूँछों को ताव देते हुए तीखे लहजे में कहा था। आप जा सकते हैं चौधरी साहब, हम जायदाद पर बिक जाने वाले लोग नहीं हैं। हमारी बेटी का अगर निकाह ना होता तो भी हम फिर भी अपनी बेटी की शादी आपके यहाँ ना करते, अहमद साहब ने बहुत ज़ब्त से कहा था। चाय लेकर आती इरम ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा। जिले वाइट सूट पहने, लंबे बालों की ऊंची सी पोनी बनाए, डार्क पिंक लिपस्टिक लगाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो तैयार होकर नीचे आई। जब इरम उसके सामने आई थी वो उसे गुस्से भरी नज़रों से देखती हुई तंजिया मुस्कुराई। इतना तैयार होकर घर से बाहर जाओगी तो रिश्ते तो आएंगे ही ना? इरम की बात पर उसने नासमझी से इरम को देखा था। मैं समझी नहीं, जिले ने आंखों की पुतलियां सुकेड़ते हुए पूछा था। मतलब ये कि रिश्ता आया था आपका? इरम ने मुंह बनाते हुए तंजिया कहा था और गुस्से से सर झटकती हुई ऊपर चली गई, जिले को हैरान परेशान छोड़कर। मेरा रिश्ता? जिले ने उलझते हुए सोचा था। फिर बाहर गार्डन में आई, जहां हारून सख्त गुस्से में खड़ा अहमद साहब और जुल्फ़िकार साहब से कोई बात कर रहा था। आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? इसी वक्त अकल ठिकाने लगा देता मैं उन लोगों की, जाहिल लोग। हारून सख्त गुस्से से बोल रहा था जब जिले को आते देखकर चुप हुआ। क्या हुआ? जिले ने उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए पूछा था। कुछ नहीं, तुम बैठो गाड़ी में, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, हारून ने गहरा सांस लेते हुए जिले से कहा था और फिर अपने बाबा और जुल्फ़िकार साहब को आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा किया। जिले होठ भींचती हुई गाड़ी में बैठी। वो दोनों मरी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। हारून ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए होले से देखा था। जिले, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। हारून ने हल्की सी मुस्कान से उसकी तारीफ की। जवाबन वो होठ भींचे उसे देखती रही, जो ब्लैक वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने, ब्लैक ही ग्लासेस लगाए बहुत हैंडसम लग रहा था। जिले ने उसे देखकर अपना गुस्सा कम किया और फिर बाहर की तरफ नजरें मुतवज्जह हुई। क्या? नादिया बेगम ने मुंह पर हाथ रखकर जरी को देखा, जिसने उन्हें आज साफ साफ सब कुछ बता दिया था। जरी, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो ना अपने घर वालों को? हाँ, नादिया ने उसे कंधों से पकड़कर जोर से झंझोड़ते हुए पूछा था। मामा प्लीज़, आप पापा को बता देना। जरवा के अभी मुंह में ही थे ये अल्फाज जब नादिया का सनसनाता हुआ थप्पड़ उसके गाल पर ज़ेनित बना था। जरवा ने गाल पर हाथ रखे आंसू से लबरेज आंखों से नादिया को देखा। बस एक और लफ्ज़ मुंह से मत निकालना, एक बार तो मैं अपना घर खुद बर्बाद कर बैठी हूँ। क्या चाहती हो, अब तुम्हारी वजह से उजड़ कर बैठ जाऊँ? जरी ने लरस कर नादिया को देखा था। इसे कहो तुम्हें आज़ाद करे, उससे उलझे से बंधन से जिसका कोई सर पैर नहीं है। नादिया की सपाट आवाज़ पर वो साकत हुई थी। मैं नहीं कहूँगी, मुझे उससे मोहब्बत है। बस जरी, यहीं पर सी लो लब अपने।
ना सुनो ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ सुबह और उस बंधन से आज़ाद होकर आओ। नादिया गुस्से से कहती हुई चली गई थी, जबकि ज़रवा ज़मीन पर गिर सी गई थी बेजान होकर। मैं नहीं कहूँगी उससे, वो आहिस्ता से बोलती हाथों में मुंह ढापे रोई थी। अजमार ने सपाट से तासुरात से ख्वाब से जागा बैठा था। ये ख्वाब कुछ अच्छा नहीं था ज़रवा के हवाले से। वो आधे घंटे में ज़रवा की दीवार फलांगता नीचे था। वो धीमे कदमों से चलता उसके रूम में आ गया। तब भी ज़रवा वॉशरूम से मुंह पोंछती हुई बाहर आई थी। उसे देखकर रुकी थी। आप फिर आ गए? ज़रवा ने धीमे से पूछा था। तुम परेशान होगी तो मुझे नींद कैसे आएगी माई हार्ट? वो कहता ही उसे अपने सीने में छुपा गया था। ज़रवा जो कब से किसी कंधे की तलाश में थी, अजमार का सहारा मिलते ही वो रोती थी। डोंट क्राई, वो उसके सर पर होठ रखते हुए मोहब्बत से बोला था। ज़रवा ने और ज़ोर से अपनी बाहों में हिसार में उसके गिर्द मजबूती से बांधा था। तो मुझे कभी मत छोड़ना, ज़रवा आहिस्ता से बड़बड़ाई थी। कभी नहीं, मरकर भी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान, बस आप रिलैक्स रहें। तभी दरवाज़ा खुला था। नादिया बेगम को देखकर अजमार के चेहरे पर सर्द से तासुरात छाए, जबकि ज़रवा करंट खाकर उसे दूर हुई थी। उफ, ये लड़का जब भी हमारे घर आता है नाक में दम कर देता है, इडियट कहीं का। नवाज जैनी के पास बैठी हुई झुंझलाए हुए अंदाज में कह रही थी। अब क्या कर दिया है मुईज़ बेचारे ने? जैनी ने नूडल्स खाते हुए उससे आईब्रो झुकाकर पूछा था। उफ यार, क्या बताऊँ मैं, आज कॉलेज में भी इसने मेरा तमाशा लगाकर रख दिया है। घर में आता है तो नाक में दम कर देता है, और अब मेरे कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है इसने, इस लंगूर ने। नवाज सख्त तुनक कर बोली थी, तंग थी उससे। क्या किया है इस बेचारे ने? हाँ, जैनी ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा था। यार, आज कॉलेज में मेरी सब फ्रेंड्स को बता रहा था कि नवाल यानी मैं इससे मोहब्बत करती थी। इसने हाथ तक काट लिया था मेरे लिए। फिर इसे तरस आ गया मेरी मोहब्बत पर, लेकिन अब मैं इससे नाराज़ हूँ, इसीलिए इसे इतना बोलती नहीं हूँ। नवाल ने उसके मुंह से कई बातें जैनी को बताते हुए डांट पीसे थे। हा उफ यार, मुइज़ भी अपने नाम का एक अलग ही इंसान है। खूब तंग करता है तुम्हें, इसीलिए कहती हूँ कर लो इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट। जैनी ने नूडल्स का चम्मच मुंह में डालते हुए उसे मशवरा दिया। तुम तो चुप ही रहो, नवाल ने मुंह नाक चढ़ाते हुए सख्ती गुस्से से कहते हुए उसके हाथ से प्लेट छीनी थी। बस कर दो, कितना खाओगी? किसी और को भी कुछ खा लेने का मौका दिया करो, नवाल मुंह बनाते हुए कहती प्लेट लेकर भाग गई थी। हाँ, जैनी सदमे से उसे देखती उसके पीछे भागी। ज़रवा ने परेशानी से नादिया को देखा था और फिर शर्म से सर झुका लिया था। अब क्या कर सकती थी वो भला? नादिया जो उसके लिए दूध लेकर आई थी, हैरत से दोनों को देखती परेशान सूरत लिए खड़ी थी। तुम यहाँ ज़रवा के कमरे में क्या कर रही हो? शर्म नहीं आई तुम्हें इस तरह ओछी हरकतें करते हुए? नादिया ने दूध का गिलास मेज़ पर पटकते हुए अजमार से सख्त गुस्से से कहा था। दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। कैसी शर्म अपनी बीवी के कमरे में आने में? कैसी शर्म माय डियर सासू माँ? हाँ, अजमार ने पॉकेट में हाथ डालते हुए लापरवाही से पूछा था। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। नादिया ने उसे सख्ती से घूरते हुए कहा था। नहीं जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर ही जाऊँगा, डेट्स इट। अजमार ने सर्द मुस्कुराहट से कहा था, जो नादिया को आग लगा गया था। ज़रवा ने भी सर उठाकर चौंक कर उसे देखा था। क्या बकवास है ये, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? नादिया ने इंतहाई गुस्से से उससे बासपरस की थी। अजमार फिर मुस्कुराया था। तो डियर सासू मॉम, मैंने आप जो बदतमीज़ी की है, ताकि मुझे तो पता लगे कि मैंने क्या गुस्ताखी की है अपनी सास की शान में। मैंने तो बस यही कहा है अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा, डेट्स इट। क्यों ज़रवा? अजमार ने सर्द मगर मुस्कुराते हुए लहजे में शान झुकाते हुए कहा था। ज़रवा, उसे कहो अभी के अभी यहाँ से चला जाए, वरना मैं इदरीस साहब को बुला लाऊंगी। नादिया ने सख्त तेज से ज़रवा की तरफ रह करते हुए कहा था। आपको क्या लगता है मैं आज ऐसे ही चला जाऊंगा? मैं आज मिलने ही अपने इन लॉज से आया था। प्लीज़ आप इन्हें बुलाएं ताकि बैठकर कुछ फाइनल बातचीत तो हो। अजमार ने ज़रवा को बेड पर बैठते हुए अपने मखसूस ढीठपन से कहा था। ज़रवा ने कुछ नहीं कहा, शायद वो भी थक गई थी। इस सच्चाई को दबाते दबाते वो सर झुकाए हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए सख्त परेशान दिख रही थी, जो अजमार को हरगिज़ गवारा नहीं था। आप क्यों परेशान होती हैं माई हार्ट? मैं अपनी ज़िंदगी में आपको परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता। मिसेस, अजमार ने उठकर उसके पास आते हुए धीमे से कहा। ज़रवा ने धुंधलाई हुई नज़रों से अपनी निजात धुंधा होते हुए देखा था। तुम जा क्यों नहीं रहे हो ढीठ इंसान? नादिया ने अब की दफ़ा ज़रवा को पीछे करते हुए दरवाजे की राह दिखाते हुए दृष्टि से कहा। क्यों हमारा तमाशा बनाने पर तुले हुए हो? नादिया ने अब झुंझलाते हुए अंदाज में कहा था। आप भी कुछ खुदा का खौफ कर लें कि एक निकाहशुदा लड़की का निकाह करने चली हैं। सब कुछ जानते बूझते हुए भी। अजमार के सख्त लहजे पर वो भिन्नाइन थी। मैं तुम्हें इससे अलग करके इसका निकाह करवाऊंगी, मलिक मंसूर से। तुम जैसे कातिल से तो मैं अपनी बेटी का बिहाने से रही, और ना ही उससे कुछ होगा, समझे तुम? अब जिधर से आए हो शराफत से वहीं से चले जाओ, बेहतर होगा। नादिया ने गुस्से से धीमी आवाज़ में कहा था। ज़रवा ने अब की दफ़ा संजीदगी से नादिया को देखा। मामा प्लीज़, आप कभी तो मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला कर दें।
कभी तो अपनी छोटी बेटी पर तवज्जो दिया करें कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं। आपने मुझे डॉक्टर नहीं बनने दिया, आपने मुझे आर्ट नहीं सीखने दी, मैं चुप रही। आपने कहा ये कॉलेज बेस्ट है, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कहा ये पहनो, ये खाओ, ये ना करो, ये करो, मैं करती रही कि मैं आपको नाराज़ नहीं कर सकती थी। मामा, आपके 2 बच्चे नहीं हैं, आपके 3 बच्चे हैं। प्लीज़ मामा, मुझे भी याद रखा करें कि मैं इंसान हूँ, कोई डमी नहीं जो सिर्फ सबके इशारों पर अपनी सारी ज़िंदगी नाचती रहूँ। ज़रा जब बोलने पर आई थी तो फिर बोलती ही गई थी। वो रोते हुए आज नादिया बेगम को इनकी गफलत याद करवा गई थी। नादिया ने मुंह पर हाथ रखकर जरी को देखा, जो मुंह पर दोनों हाथ रखे हिचकियों से लेती हुई रो रही थी। अजमार की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं जब से। सासू माँ, अगर आपकी जगह कोई और होता, मेरी बीवी को रुलाने वाला, तो कसम खाता हूँ अब तक वो ज़मीन के अंदर होता, ना कि बाहर। मेरी बीवी को परेशान करना छोड़ दें। मैं चाहता तो अभी इसे साथ ले जाऊँ, क्यों कोई रोक नहीं सकता मुझे, लेकिन सिर्फ आपकी और जरवा की इज्जत के लिए चुप हूँ, वरना कौन है जो मुझे रोक सके जरवा को ले जाने से। उसने रदस्ती हुई जरी को खुद में भेजते हुए सर्द लहजे में नादिया से कहा था, ख्याल रखिएगा इसका, चलता हूँ। अजमार कहता हुआ बिना जरवा को देखे अपने मखसूस चाल चलता हुआ दरवाज़ा पार कर गया था। नादिया ने आंसू लिए आंखों से अपनी बेटी को देखा, जिसके साथ वाकई में वो बहुत ज्यादती कर गई थी। जरवा भागती हुई उनके सीने से लग गई थी। मामा, मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं करना चाहती थी, ये बातें मुंह से निकल गई, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मामा मैं इस इंसान पर सब्र नहीं कर सकती। मामा, रूह में समा गया है वो मेरी, इससे दूर होकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मामा कुछ करें, बना दें मुझे इस इंसान का। मामा नहीं रह सकती, मैं क्या करूं? कितनी बार कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। वो उनके सीने पर सर रखे बड़बड़ाई, उन्हें बहुत कुछ पावर करवा चुकी थी। नादिया ने आंसू साफ करके उसके नंगे सर पर होठ रखे। वो अपनी बेटी को बिखरा हुआ कभी नहीं देख सकती थी। खाना खाओगी? यहाँ का खाना तो बेस्ट है, मैं जब भी यहाँ आता हूँ यहीं से खाकर आ जाता हूँ, हारून ने जिले से कहा, जो कानों में हैंड फ्री लगाए उसे ही देख रही थी। भूख तो बहुत लगी है मुझे, कहीं से भी खिलाओगे तो मैं खा लूँगी, बस भूख मिट जाए मेरी। जिले ने पेट पर हाथ रखते हुए मुंह बसोर कर कहा था। हारून ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। वो बहुत प्यारी सी शक्ल से उसे देखती अपना दीवाना बना गई थी। हारून ने हल्की सी मुस्कान से गाड़ी पार्किंग में पार्क की। वो दोनों आमने सामने बैठे खाने से भरपूर इंसाफ कर रहे थे, जबकि थोड़ी दूर अपना आदमियों के साथ बैठा चौधरी मुनीब गुस्से और नागवारी से होठ पीछे दोनों को आपस में हंसते खाना खाता देख रहा था। उसके रिश्ते से इनकार करके अच्छा नहीं किया जुल्फ़िकार खान ने। मुनीब ने जूस पीते हुए सोचा, ये लड़की सिर्फ मेरी है हारून अहमद। चौधरी मुनीब ने जूस का गिलास टेबल पर रख कर गुस्से से बड़बड़ाया था। अब तो पेट फुल है ना? हारून ने मुस्कुराती आंखों से उससे पूछा था। हाँ, अब तो फुल है, शुक्र है, सुकून मिला, वरना भूख के मारे तो मुझसे बैठा तक नहीं जा रहा था। जिले ने होठ लटकाकर अपनी कंडीशन बयान की। हारून की आंखों में बहुत नम से तासुरात थे उसके लिए। जिले चाय पीते इधर उधर देख रही थी, जब 3-4 टेबल छोड़कर बैठे मुनीब पर उसकी नज़र पड़ी। हारून, ये वही है ना जिनके घर हम रात रुके थे? जिले ने चाय का कप नीचे रखते हुए हारून से तस्दीक चाही थी। हारून ने चौंक कर उसकी नज़र का ताक़ुब किया, फिर उसके कानों में आवाज़ गूंजी, बेटा चौधरी अरशद अपने बेटे मुनीब का रिश्ता लेकर आया था। हारून ने मुठ्ठियाँ भींचते हुए चौधरी मुनीब को देखा, जो हाथ की मुट्ठी बनाए ठोड़ी पर रखे। जिले को ही देखता हारून का खून खौला गया था। हारून एकदम अपनी चेयर से खड़ा होता हुआ फिर जिले को हैरान परेशान छोड़ते चौधरी मुनीब के गिरेबान पकड़ चुका था। वो मुनीब भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरी बीवी पर नज़र रखो, इसके लिए रिश्ता भेजो? तुम्हारी ये जुर्रत बेगैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी शादीशुदा लड़की पर नज़र रखते हुए? हारून ने उसे गिरेबान से पकड़कर झटका देते हुए सख्त तेज से पूछा था। जिले भी उनके करीब आ चुकी थी। हारून की बात सुनकर वो रुकी थी। चौधरी मुनीब तंज से मुस्कुराता हुआ उस आदमियों के हारून को घेरा था। हारून साहब, जो लड़की मुनीब को पसंद आ जाए वो सिर्फ चौधरी मुनीब की ही होती है, समझे तुम? और जहाँ तक है शादी का सवाल, तो शादी कहाँ हुई है, बस निकाह ही तो हुआ है, जो टूट भी सकता है। हारून ने उसे मारने के लिए मुक्का ताना ही था, जब जिले ने आगे बढ़कर उसके गाल पर खींच कर थप्पड़ मारा। चौधरी मुनीब समेत सब लोग उन्हें चौंक कर उस लड़की को देखा था, जो सख्त गुस्से में थी। हारून ने मुस्कुराकर अपनी शेरनी को देखा और फिर मुनीब को, जो मुस्कुराया था। जुलेखा बीबी, अब जान से भी मार दें तो इस दिल को कोई गम नहीं होगा, मुनीब ने हल्के से मुस्कान से उसे देखकर कहा था। इस बार हारून की बर्दाश्त से दूर बात थी ये। हारून ने उसका सर पकड़कर जोर से पास ही मौजूद दरख्त पर मारा। मुनीब ने भी तेज से उसे जोर से धक्का मारा। अब वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। मुनीब के आदमी भी हारून पर पिल पड़े थे। हारून फिर भी उसे अच्छा खासा पीट चुका था। जिले पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रही थी। अब आसपास बैठे लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया था। हारून अभी भी काबू में नहीं आ रहा था। कहाँ वो दोनों भाई माहिर फाइटर, और कहाँ वो मुनीब, जो सिर्फ पैसे के दम पर ही शेर बनता था। तुम होते कौन हो मुझसे शादी करने वाले? हाँ, तुम जैसों को तो मैं जूतों की नोक पर रखती हूँ, जिले ने उससे क्लीन शेव वाले को गुस्से से देखते हुए कहा था। मुनीब की आंखें
खुश शक्ल से नौजवान मुनीब एक खुश शक्ल सा नौजवान था जो हर बुरे काम में मालूस था। ज़िले की बात पर वो सिर्फ मुस्कुराया था। चलो हारून, हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। ज़िले ने हारून को उसकी तरफ बढ़ते देखकर कहते हुए खींचा था। वो हारून को ज़बरदस्ती खींच खाच कर ले गई थी। उसका क्या करना है छोटे चौधरी जी? इसके एक खादिम ने उससे पूछा था। इसका जो करना होगा वो मैं ही करूँगा। उसने चौधरी मुनीब से पंगा लिया है, मैं इसे सस्ते में नहीं छोड़ूंगा। चौधरी मुनीब ने नाक से बहते हुए खून को उंगली पर लेते हुए तेज से कहा था। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। आपको कौन सा पेयर अच्छा लग रहा है? अब तो सारे पेयर की एंट्री हो चुकी है और शायद एक आध और आए अभी। चलिए देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।